नमस्कार। वितस्ता वेंचर्स की तरफ से मैं व्यालोक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हर एक रविवार शाम 8 बजे हम लोग बातचीत करते हैं युवाओं के मसले पर, कम्युनिकेशन के मसले पर, संचार के मसले पर। इस बार हमारे साथ हैं 4 युवा। चारों युवा राजनीति से जुड़े हैं। 3 युवा प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति से जुड़े हुए हैं। एक युवा राष्ट्रवादी विचारधारा की वेबसाइट में सीनियर सब एडिटर हैं। मैं परिचय कराऊंगा उन सबसे। पहले विषय बता दूं, हमारा आज का विषय है राजनीति और युवा। राजनीति को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे अधिकतर युवा बिहार और पूर्वांचल से हैं। हमारे सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का, श्रोताओं का परिचय कराना शुरू करता हूं। हमारे साथ हैं राजा रवि। राजा रवि पटना यूनिवर्सिटी के संयुक्त सचिव रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी के अभी सदस्य हैं। विशेष परिचय या बातचीत के दौरान अपना देंगे। हमारे साथ अंकित सिंह बाबू हैं। अंकित सिंह जी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रह चुके हैं और अभी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विशेष परिचय या अपनी बातचीत के क्रम में देंगे। हमारे साथ ताबिश अहमद हैं। ताबिश अहमद बिहार के रहने वाले हैं और यह NSUI बिहार के सोशल मीडिया के चेयरमैन हैं। ताबिश भाई भी अपना विशेष परिचय बातचीत के क्रम में देंगे। हमारे साथ एक और वक्ता हैं, अनुपम कुमार सिंह। अनुपम कुमार सिंह को आप सभी लोग जानते होंगे। ऑफ इंडिया में इनके धारदार लेख छपते हैं और यह राष्ट्रवादी विचारधारा को पल्लवित पोषित करते हैं, इनका कहना है। जैसा कि यह भी अपना विशेष परिचय देंगे। एक और खास बात है कि हमने एक बार अनुपम के साथ बातचीत की थी, उसमें हमारे साथ सोमू भी थे। वह बातचीत अधूरी रह गई थी। आज सोमू को भी आना था, लेकिन किसी वजह से वह हमारे साथ नहीं आ पाए हैं। उनके कुछ पारिवारिक व्यक्तिगत कारण हैं जिसकी वजह से वह नहीं रह पाए हैं। और हमारे साथ उस दिन रॉबिन्स भी थे। रॉबिन्स अपनी परीक्षाओं में व्यस्त हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। फिलहाल हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। पहला सवाल अंकित सिंह बाबू से। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई से आप जुड़े हुए हैं। जी, अभी जब प्रचंड बहुमत है भाजपा का, तो कैसे देखते हैं खुद को, और लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या स्थिति है आप लोगों की? किस तरह खुद को डिफेंड कर पाते हैं? अखिलेश यादव को एक नेता के तौर पर कैसे डिफेंड करते हैं आप? जरूर। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जैसा कि हम लोग लोहिया की विचारधारा से विचारों पे चलने वाली दल हैं, और लोहिया जी साफ कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 सालों का तक इंतजार नहीं करती हैं। तो हम इस प्रचंड बहुमत की सनक के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज को लेकर के विश्वविद्यालय परिसरों से हम अपने सरकार के जनता के खिलाफ जो भी कदम है उसके खिलाफ अपना एक विरोध दर्ज करते हैं। और जहां तक रही हमारे नेतृत्व की बात, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिया, तो वही इस प्रदेश के भविष्य हैं, इस देश के भविष्य हैं। और समाजवादी विचार, समाजवादी धारा उनके नेतृत्व में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आने वाले समय में एक मतलब कि आखिरी व्यक्ति के उत्थान के लिए, आखिरी व्यक्ति के अधिकार के लिए और आखिरी व्यक्ति के सवाल के लिए जरूर लामबंद होगी। हम इसी विश्वास के साथ अपने परिसरों से, लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारी छात्र इकाई, विद्यार्थी परिषद के उल जुलूल कार्यों के खिलाफ हम ही लोग बच्चे एक ऐसे दल हैं जो मुखरता से, जो अगली पंक्ति में खड़ा होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी इस बात से यहाँ बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, खासतौर से राजा रवि। जरूर। आपसे यह सीधा सवाल, अंकित ने कहा है कि विद्यार्थी परिषद के लोग उल जलूल बातें करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में या कहीं भी हो, उनका जो आशय था। और मेरा सवाल उनसे यह था कि किस तरह वह अपने नेतृत्व को जस्टिफाई कर पाते हैं, यानी अखिलेश यादव जी को। विद्यार्थी परिषद का होना क्या टैग लगता है? जैसे कि अभी अंकित जी ने आप पर टैग लगा दिया विद्यार्थी परिषद के उल जुलूल का।
देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टैग देना सबसे आसान काम होता है, लेकिन ज़मीन पर उतरकर काम करना एक बिल्कुल ही अलग परिपाटी होती है। जहाँ तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रश्न है, तो यह ऐसे ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, बल्कि यह इसलिए विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है क्योंकि यह कैंपस में हमेशा सक्रिय रहा है, क्योंकि यह राष्ट्र के मुद्दों को लेकर के सदैव मुखर रहा है, क्योंकि यह एक भारत की बात करता है, यह लाल चौक तक में तिरंगा फहराने का साहस रखता है और न जाने कितनी बार ऐसे नक्सलवादियों और षड्यंत्रकारियों की गोलियों का सामना करते हुए शहीद भी हो जाता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, यह मेरे लिए बहुत बड़े स्वाभिमान की बात है। बाकी जिसको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे, और किसी के बोलने से यदि कुछ बिगड़ता तो मैं कहता हूँ कि बोलते रहिए और आप खूब जोर से बोलते रहिए, लेकिन विद्यार्थी परिषद का काम है कैंपस में कार्य करना, राष्ट्रवाद की ध्वजा को सदैव लहराते रहना, और हम अपना काम करते रहेंगे। हम आपके पास वापस आएंगे। हालांकि हमारा सवाल ये था कि अंकित जी ने सीधा कहा था कि विद्यार्थी परिषद के उल जलूल काम, इस पर आप बच गए, लेकिन मैं इस सवाल को फिर से लेके आऊंगा। फिलहाल ताबिश, आप हंसते मुस्कुराते सौम्य चेहरा है। बिहार में आपके लिए राह बड़ी कठिन है। एक तो पिछले कई वर्षों से राजद के साथ जो गठबंधन है कांग्रेस का, आप कांग्रेस की छात्र इकाई हैं, तो लगभग कांग्रेस खत्म हो गई है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में उसे संजीवनी मिली है जिसके आधार पर, लेकिन इस बार देखा जाए तो आपके यहाँ के जो कद्दावर नेता थे वह जदयू में चले जा चुके हैं, और राहुल गांधी को जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहता होगा आपके लिए। हाल फिलहाल में भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं, और एक बयानों की एक लड़ी ही है, बल्कि विद्यार्थी परिषद वाले तो कई बार कहते हैं और भाजपा वाले कि वो हमारे राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हैं। आप बिहार में कैसे देख रहे हैं छात्र राजनीति को, और कैसे जस्टिफाई करते हैं राहुल गांधी की लीडरशिप को? आपने बहुत सारा सवाल एक साथ कर दिया है, तो नहीं, केवल मैं 2 सवाल हैं, केवल 2 सवाल हैं, उतने सवाल नहीं है, केवल 2 सवाल हैं। बिहार में छात्र राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, और राहुल गांधी की लीडरशिप को कैसे जस्टिफाई करते हैं? जी, बिहार के छात्रों की बात जब आ रही है, तो बिहार के छात्र ने एक बार 1900 जब इंदिरा जी की सेंट्रल में सरकार थी, तो बिहार ने जेपी आंदोलन के नेतृत्व में बहुत सारा मतलब दिखाया ताकत। आज मैं अगर देखता हूँ तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर में एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही है। हम दो हमारे दो की जो पॉलिसी है देश के अंदर में वो चल रही है। हम दो हो गए, एक नरेंद्र मोदी जी हैं और एक अमित शाह, और उसके 2 हैं अंबानी और अडानी। ये 2 हम दो हमारे 2 के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं बिहार के छात्र इस चीज को देख रहे हैं, और एक आंदोलन यहाँ से इसी बिहार के धरती से उठेगी और इस देश की सरकार को बदलने का काम करेगी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का छात्र जागेगा और हम लोगों के नेतृत्व में अपने जनहित के लिए लड़ाई लड़ेगा। रही दूसरी बात, आप राहुल गांधी जी के बारे में बात करते हैं, तो जिस तरह से कहते हैं कि उनकी बातें बहुत ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो अगर हम नरेंद्र मोदी जी की भी बात करें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो कभी कभी बोल देते हैं कि नाले में से आप पाइप लगा दो तो आग मतलब उसमें बन जाएगा। तो पकौड़ा बेचने की बात करते हैं, तो कभी जो है सो मतलब कुछ से कुछ बयान उनकी भी ऐसी है, जैसे कि उन्होंने एक बार चुनाव कैंपेन के दौरान कह दिया कि हम जो है देश की आबादी 250 करोड़ लोगों को हमने कई योजनाएं दी। तो बहुत सारी बातें जो राजनीति के अंदर में होती है तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो वही स्लिप ऑफ टंग हो सकता है एक मिस्टेक। और सही बात है, एक चीज को मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगा कि वीडियो कट करके किसी भी नेता का, अभी आप नरेंद्र मोदी जी का वीडियो देख लीजिए, 2013 के सारे बयानों को देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल का दाम किस तरह से है, देश की बेरोजगारी किस तरह से बढ़ती जा रही है, कितनी सारी समस्याएं हैं देश के अंदर में, और इस समस्याओं पर बात नहीं होती है और हम लोगों को, खास करके नौजवानों को बरगलाने का काम किया जाता है। अभी मोदी जॉब दो के लिए ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है बहुत सारा, आज भी जॉब की बात
को लेकर के ट्रेंड हो रहा है। तो इन सब मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया उठाती नहीं है। कहीं न कहीं मीडिया पूरी तरीके से हम दो और हमारे दो के बीच में फंसी हुई है। मुझे यही लगता है, मुझे विश्वास है राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवा, क्योंकि आप देख लीजिए कोविड-19 के दौरान यही मीडिया ने जब उन्होंने कहा था कि देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, तो उन्होंने मजाक बनाया था उसमें, यही मीडिया ने, और सबसे पहले कोविड को लेकर के उन्होंने ही देश को सजग किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनकी बातों को मजाक में लिए और देश उसका खामियाजा भुगता और बहुत सारी बातें हुई। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बीच में भी उन्होंने जो होता है विपक्ष के नेता का काम उन्होंने किया। मजदूरों के लिए जो समस्याएं हुई उस पर काम किया। विपक्ष के तौर पर आज अगर कोई मौजूद है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI छात्र और युवाओं के लिए लड़ रही है। ताबिश, आपकी एक बात के लिए तो मैं बड़ाई करूंगा कि आपने बिना किसी लाग लपेट के यह कहा कि स्लिप ऑफ टंग होता है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, वह हमेशा अपने नेता की गलती को किसी न किसी भांति छुपाने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरह उसको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आप की बड़ाई करता हूँ। मूल सवाल पर फिर से लौटूंगा। पहले एक बात मैं अनुपम का तारुफ भी करा दूं और अनुपम से पूछूं भी। आप लिखने वाले हैं, पत्रकार हैं, आप सभी दलों पर नजर भी रखते हैं। हालांकि ऑप इंडिया का टैग ही है कि राष्ट्रवाद के लिए वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, और आप खुद भी घोषित तौर पर खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। हाँ। क्या आपको क्या लगता है, हम दो, हमारे दो, या छात्र राजनीति, आगे की जो भी बात करें उससे पहले या एक सवाल आपके लिए खास तौर से कि एक लेखक के तौर पर आपने खुले तौर पर खुद को राष्ट्रवादी घोषित कर रखा है और राष्ट्रवादी से अधिकतर लोग खुद को भाजपाई आपको मान लेते हैं, अधिकतर लोग। तो एक लेखक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर टैग्ड हो जाना आपके लिए बेहतर है क्या, या आपके करियर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, अगर पहले जो मैं इसका जवाब दूंगा उसमें मैं करियर को साइड रख देता हूँ। तो राष्ट्रवादी लेखन इसीलिए आज की जरूरत बन गई क्योंकि हम सब यहाँ जो भी निकले हैं वो या तो NCERT या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड जो भी होगी उसकी पुस्तकें पढ़ कर निकले हैं। तो जब हम लोग 10th में थे, जीके हमने अच्छे से पढ़ा है क्योंकि हमने कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे नवोदय, सैनिक स्कूल ये सब की तैयारी की होगी, कभी ना कभी हमारे, या सिविल सर्विसेज की बहुत लोग कर भी रहे होंगे। तो जब आप असल में इतिहास को देखते हैं, जब आप असल में इतिहास को देखते हैं, जब आप उस अवस्था में होते हैं कि आप उसे देखकर पहचान सके, तब आपको लगता है आपको अब तक जो भी पढ़ाया गया है या जो भी बताया गया है उसमें से 70-75% चीजें तो ऐसी है जो गले उतरने लायक ही नहीं है। जैसे रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक से प्रेरित था युधिष्ठिर, यानी अशोक को देखकर युधिष्ठिर उसी तरह से रहन सहन सब कुछ करना चाहता था। या जैसे इस तरह के हजारों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मुगल काल को कहा जाता है कि उन्होंने ही हमें खाना पीना सिखाया, बिरयानी खाना सिखाया, या जो भी धोना सिखाया, जैसे भी मतलब जो भी चीजें हैं। और लेकिन ये चीजें जब आप असल में देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये सब जो भी हमें पढ़ाया गया वो एक झूठ है। और सच कैसे सामने आएगा? सच ऐसे सामने आएगा कि आप जो सही चीजें हैं वो निकालें, क्योंकि वो चीजें ज्यादातर उपलब्ध नहीं है। और अगर उसके बारे में लिखना, अगर ये लिखना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखना, अगर महाराणा प्रताप के बारे में लिखना, अगर ये लिखना अगर राष्ट्रवादी का टैग है तो ये तो स्वीकार्य होना चाहिए, इसमें तो कहीं से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। चूंकि आपने करियर का प्रश्न अलग रख दिया है तो मैं आप सभी के लिए एक कॉमन सवाल पूछा है अजीत झा जी ने, और अजीत झा जी का सवाल बहुत मौजूद है और आप सभी को इस पर बात करनी चाहिए। यहीं से हम लोग बात शुरू करेंगे और सबसे पहले अंकित आपसे पूछेंगे कि आपने लोहिया का नाम लिया कि हम लोग लोहिया के लोग हैं, और कहीं ना कहीं मेरा सवाल आपसे इसीलिए जुड़ता है कि जिन अखिलेश यादव जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके नाम के साथ टोटी जोड़ के और काफी मजाक किया जाता है मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी, क्योंकि जब उन्होंने अपना सरकारी क्वार्टर छोड़ा था तो कई सारे नलों की टोटियां भी गायब मिली थी और बहुत सारी चीजें, और
इसके अलावा उन पर लैपटॉप के और तमाम चीजें। तो लोहिया का होना, लोहिया का दावा करना, लोहिया का विरासत हम लोग ढो रहे हैं, लोहिया की विरासत ढो रहे हैं, ऐसा दावा करना, लेकिन उसके बावजूद अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो वह एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट के रहने वाली पार्टी है। अगर हम कांग्रेस को देखें आज की डेट में तो वह एक परिवार के इर्द गिर्द है। अगर हम जेडीयू को देखें तो केवल नीतीश जी के इर्द गिर्द है। अगर हम आरजेडी को देखें तो केवल लालू जी के इर्द गिर्द है। अगर भाजपा को देखें तो लोग, जैसा कि इन्होंने ताबिश ने आरोप लगाया कि हम दो हमारे दो वाला, हालांकि उस पर एक सवाल आया है कि उसको थोड़ा उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, वो करेंगे। लेकिन अजीत झा जी का सवाल बहुत मौजूद है कि राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद को लेकर आप सभी लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको महसूस नहीं होता कि नहीं। सवाल एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। अजीत झा का सवाल है, राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद को लेकर आप सभी लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको महसूस नहीं होता कि इस वजह से आगे बढ़ने की इनकी ब्रैकेट में युवा वर्ग की संभावनाएं कुंद हो जाती हैं? अंकित, आपसे शुरू करेंगे, फिर बाकी सबसे सवाल पूछेंगे। जरूर। मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं प्रकृति के सिद्धांत की तरफ आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करूंगा कि प्रकृति के सिद्धांत पे ही राजनीति चलती है। इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइवल है, यानी जिसके अंदर जीने की ताकत है वो जिए, वो प्रकृति के लू, प्रकृति के आंधी, प्रकृति के तूफान को बर्दाश्त करे, वरना मर जाए। वैसे ही राजनीति है। यहाँ पे किसी को उंगली पकड़ करके आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, आप किसी को उंगली पकड़ करके प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है और उस पे यदि कोई आरोप लगाता है तो इस पे मैं सीधे सीधे एक बात से अपनी बात खत्म करूंगा कि ये परिवार को लेकर के चलने परिवारवाद नहीं है, ये संघर्षों का परिवारवाद है। यहाँ संघर्ष करके मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब विपक्ष था तो अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा किया था। प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर खुद ब खुद उन्होंने अपने पांव से साइकिल चलाया था और तब जाकर के एक जनसैलाब समाजवादी पार्टी की तरफ आया और पूर्ण बहुमत में सरकार बनी। और पूरे जनसैलाब की मंशा थी कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, जिसको मुलायम सिंह यादव जी ने, आदरणीय नेताजी ने स्वीकार किया और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। हाँ, लेकिन एक बात जरूर तय है कि उंगली पकड़ करके किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक? उंगली पकड़ करके किसी को विधायक बनाया जा सकता है, ठीक? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं पूछना चाहूंगा कि अमित शाह के बेटे क्या हैं? मैं पूछना चाहूंगा राजनाथ सिंह के बेटे क्या हैं? मैं पूछना चाहूंगा कि तमाम मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं विधायक हैं, कहीं ना कहीं किसी बोर्ड के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं। ये हमारे दल पे आप उंगली उठा करके आप ये जो टोटी चोर की बात कर रहे हैं, मैं इस पे भी स्पष्ट कर दूं, ये तो पूरी एक साजिश है। कोई ओबीसी का बच्चा मुख्यमंत्री बन जाए तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको ये बर्दाश्त नहीं है, फिर उसे चोर बोलेगा, फिर उसे टोटी चोर बोलेगा, फिर उसे पता नहीं क्या क्या बोलेगा और राजनीति के ऐसे नंगे नाच, इतने घिनौने नाच खेल खेलेगा कि जिसकी कोई मतलब कोई उसका इस पे क्या जवाब दें हम? आप बता दीजिए। टोटी चोर बोलना, इसका दूसरा आप बताइए। अब इस तरीके से हम फेंकू बोल दें, प्रधानमंत्री जी को हम क्या बोल दें? फेंकू बोल दें? इसके बदले में हम यही रिप्लाई दें? वो भी ओबीसी ही है, बोलने से पहले जरा ध्यान रखिएगा, वो भी ओबीसी है। नहीं जी, नहीं ओबीसी जरूर है, लेकिन अब आप बताइए ना, क्या हम उसको उसके बदले में फेंकू बोल दें? हम क्या बोल दें? तो हमारे संस्कार नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है कि हम किसी को कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करें। आप बताइए कितने की टोटी होगी या क्यों टोटी चुराएगा कोई? क्या बात कर रहे हैं? मतलब कुछ भी बोल दे। राजनीति में अपने स्वार्थ लिप्तता के हेतु आप जो मन करे वो बोल दे। आप गाली दे दीजिए, छोड़िए क्यों टोटी चोर बोल रहे हैं भाई? गाली देना राजनीति में किसी की माँ की गाली देना या किसी की बहन की गाली देना, गाली दीजिए। मैं कहता हूँ आदमी बिना गाली दिए भी बहुत कुछ बोल सकता है। बच्चे हैं, गलती हो जाती है, जरूर। इतने ही तो एक वाक्य तो है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, बस
बिना गाली दिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, जब तो गाली नहीं, क्यों जरूर देना? बोल सकते हैं, लेकिन टोटी चोर आप लोग को शोभा नहीं देता। अब मैं फेंकू बोलूं, मैं किसी को तड़ीपार बोलूं, या फिर मैं किसी को लग रहा है आप लुटेरा या संदर्भ फिर ये सब बोलूं। नहीं समझे, नहीं, अपने एकदम स्पष्ट नेताजी के समझिए, बयान इस को देश भूल हम गए। नौजवान हैं और हमारा दायित्व है कि इस राजनीति के अंदर एक सभ्यता, एक संस्कार और संसदीय भाषा का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम इस नौजवान सवाल का नेता हैं। दूसरा हम पहलू था, इस सवाल का दूसरा पक्ष जो था अंकित जी, जी वो ये था जी कि परिवारवाद और वंशवाद पर आपने जो कहा उसे हम जी आपका जवाब मान लेते हैं कि यह जी संघर्षों का परिवारवाद है और यह परिवारवाद नहीं है, वह जी संघर्ष से निकले हैं, तपे हैं। इसका दूसरा जी ये था कि क्या उससे आप जैसे लोगों को, अर्थात जी जिनकी पारिवारिक जी पृष्ठभूमि नहीं है, उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है क्या? यह भी अजीत झा का सवाल था। जी। मेरी आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं। हेलो हेलो मैं ये पूछ रहा हूं हेलो कि परिवारवाद को जब हम लगातार प्रश्रय देते हैं तो क्या पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को निराशा नहीं होती है? मेरा सवाल यह है। नहीं नहीं, मैं एकदम, हाँ जरूर। देखिए, एक बात समझिए, जब समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार थी, इससे पहले जो सबसे अधिक मौका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने और नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने किसी को दिया था, तो नौजवानों को दिया था। मैं स्वयं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूं, और सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो दर्जन भर मंत्री, दर्जन भर विधायक ऐसे नौजवानों को मौका दिया जिनके परिवार से किसान रहे हों, किसान थे, या फिर वो बहुत सामान्य परिवार से या मजदूर के बच्चे थे। राम सिंह राणा का नाम आप लोग जानते होंगे, उनको मंत्री बनाया गया। आप राजपाल कश्यप जी को जानते होंगे, उनको एमएलसी बनाया गया। आप उदयवीर सिंह को जानते होंगे, खैर वो लखनऊ विश्वविद्यालय के नहीं है, लेकिन बहुत सामान्य परिवार से हैं, जिनके पिता उदयवीर सिंह जी हमारे सीनियर थे। अगर वो ये चर्चा सुन रहे होंगे तो उदयवीर सिंह जी हमारे जेएनयू के सीनियर हैं और उनको मैं नमस्कार करूंगा। एक सामान्य, तो मतलब कि मेरे पास, हेलो जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी, बताएं। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है अंकित जी। तो बतौर मैं नौजवान होते हुए मुझे हर्ष है, मुझे गौरव है इस बात का कि हमारे ही दल में ऐसी संभावना है कि बहुतायत की तादाद में नौजवानों को मौका दिया जाता है। और आप विश्वास मानिए, आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव है, मैंने स्वयं मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ सदर विधानसभा से आवेदन किया है, और मुझे समाजवादी नेताओं द्वारा ही ये प्रोत्साहित किया गया कि आप आवेदन करिए। और तमाम, मैं रवि गौड़ बड़कू की बात करता हूं, एक आदिवासी लड़का जो सोनभद्र के ओबरा विधानसभा से प्रत्याशी होता है। हेलो जी जी, आपकी आवाज जी, सब वो लोग सुन रहे प्रत्याशी हैं, होते जी हैं, बताएं। और मात्र उनकी उम्र बहुत होगी तो 32 साल होगी। तो नौजवानों की एक पूरी धारा है। मैं लल्लू जी की बात करता हूँ। हेलो गोया आपको इससे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। आपने एक सवाल किया था, मैं सीधा राजा रवि के पास जा रहा हूँ। राजा रवि, आपसे सीधा सवाल था, चूंकि विद्यार्थी परिषद को भाजपा की छात्र इकाई माना जाता रहा है, आपका इस पर क्या स्टैंड है मुझे नहीं पता, लेकिन अमूमन लोग कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद भाजपा की छात्र इकाई है। आपसे अंकित जी ने सीधे सवाल किया है कि राजनाथ सिंह जी के बेटे का क्या योगदान है, या फिर इस तरह के दो चार नाम उन्होंने और भी लिए हैं कि अनुराग ठाकुर किस वजह से आए हैं। तो आप किस तरह देखते हैं परिवारवाद को और वंशवाद से? ये कांग्रेस से जो चीज शुरू हुई, उसके बाद भाजपा में भी इसके लक्षण तो नहीं आ गए? मैं सबसे पहली बात की 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधे तौर पर किसी भी राजनीतिक संगठन का सपोर्ट नहीं करता है। हम इस बात का सदैव माद्दा रखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि शिक्षा सुधार की सबसे बड़ी रैली अगर हुई थी तो वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ हुई थी। चमकी बुखार का समय था, आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे और उनके खिलाफ पटना की सड़कों पर हमारी रैली हुई थी। विधायक के पुत्र आशीष सिन्हा जी
वो उसमें विद्यार्थी परिषद में थे और समझिए कि राष्ट्र धर्म क्या होता है, संगठन का कर्तव्य क्या होता है कि वह पुलिस के हाथों पीटे जाते हैं, उनके हाथ पर टांके लगते हैं। तो सबसे पहली बात स्पष्ट रूप से ये कि विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक संगठन का एक स्टूडेंट विंग नहीं है। दूसरी बात, एक सवाल तभी अधूरी रह गई थी और आपने कहा था कि दोबारा उस सवाल पर आएंगे कि विद्यार्थी परिषद उलूल जुलूल काम करता है। अभी बीते दिनों सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, पराक्रम दिवस के रूप में हमने उसे मनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पटना महानगर इकाई ने IGIMS से बात करके, जो कि हॉस्पिटल है, और ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंजमेंट किया। मैं बात करता हूं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की, तो राष्ट्रीय स्तर पर हमने न सिर्फ नारी स्वाभिमान की बात की, बल्कि मिशन साहसी जैसे बहुत बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से लाखों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का, आत्म संयम बनाने का एक बड़ा पराक्रम हमने दिखाया है। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप जो हमारे कॉलेज में लगातार आयोजित होता है, कितने सेमिनार्स हैं, कॉम्पिटिशंस हैं, प्रतियोगिताएं हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें उलूल जुलूल चीजें हैं, तो मैं यह बात डंके के चोट पर कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को भी ऐसा ही उलूल जुलूल चीजें करनी चाहिए और डंके के चोट पर करनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद इसका दिल खोल कर स्वागत करेगा। और समाजवादी पार्टी पोंगा पंडित, सुनिए, समाजवादी पार्टी पोंगा पंडित व्यवस्था का द्योतक नहीं है, वो उसको बढ़ाने वाली पार्टी नहीं है। मूल निवासी की तरफ ले जाएंगे। नहीं, एकदम सुनिए, जरूर ले जाएंगे। द्रविड़ मूल अरे निवासी भाई, भी धीरे धीरे आपसे जरूर सुनिए मेरी बात तो सुनिए। हम पोंगा व्यवस्था के खिलाफ है। हम एक प्रगतिशील समाज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोगों की एक व्यवस्था स्थापित हो। हम चाहते हैं कि हर यहाँ पे किसी भी जाति धर्म के बेड़ियों को तोड़ करके हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाए। हम जरूर चाहते हैं। और हम एक बात तो समझ लीजिए, आप राजनीतिक दल के समर्थक नहीं है, हम राजनीतिक दल के समर्थक हैं। हम एकदम इसमें गर्व से बात कहते हैं। आप बद दांत चियारने का काम करते हैं जब सरकारें आप चुनाव लड़ते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद का जब आपकी स्वार्थ लिप्तता नहीं हो पाती है, तो आप सोचते हैं कि अब क्या करें, हम फंस जाते हैं और किसी अपने कार्यकर्ता को लेकर के पिटवा दें और फिर किसी को कह दें कि नहीं हम लोग किसी का भी अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध कर देंगे। आप ये सब क्या दम भरते हैं? यानी आप अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधाराओं के खिलाफ हैं, ये मान लिया जाए आपके बारे में। देखिए, सीधी सरल बात, मैंने भी कितनी स्पष्ट बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि स्पष्ट बात आपके पल्ले नहीं पड़ी। मैंने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी अच्छा कार्य करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समाजवादी पार्टी को स्वागत करेगा। वह यह डंके के चोट पर कहेगा कि भाई देखो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि रक्तदान शिविर का कार्य कर रहे हैं। तो सुनिए, मैं बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा, यहाँ पर इस बात की कतई महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम किसी पार्टी के पिछलग्गू बनकर काम करें, बल्कि मैं इस बात को सदा प्रतिस्थापित करता आया हूँ कि ऐसी पार्टी जो कि राष्ट्रहित में कदम उठाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुद्दे पर बात की जाए, जो सवाल आया था उस सवाल पर बात की जाए। मैंने सीधे सरल सवाल और ये अंकित जी का था कि विद्यार्थी परिषद उलझुल कार्य करता है, तो मैंने बस उसका जवाब दिया। मुद्दा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। कई 2-4 दर्शकों की भी टिप्पणी है और ताबिश भाई बहुत देर से बोले नहीं है, अनुपम भी नहीं बोले हैं, और हम लोग जो ये बातचीत कर रहे हैं यह दिखाने का एक जरिया भी है कि बिल्कुल शांति और गंभीरता से कैसे एक अच्छी चर्चा हो सकती है। पार्टी लाइन पर बात जा रही है बार बार और जाएगी भी, क्योंकि अगर मैं ताबिश जी से बात करूंगा तो वो राहुल गांधी की जय जयकार करेंगे ही। मैं अगर अंकित जी की बात करूंगा तो वो अखिलेश यादव के बारे में किसी आरोप को नहीं सुनेंगे। बहरहाल मुद्दा ये है कि युवाओं के लिए राजनीति में, खासतौर से बिहार के जो लोग हैं, और आप अंकित पूर्वांचल के हैं, ताबिश और अनुपम आप दोनों से शुरुआत करेंगे कि बिहार में छात्र राजनीति और छात्र राजनीति किन मुद्दों पर होनी चाहिए? क्या कांग्रेस या NSUI किन मुद्दों को लेकर अभी सड़कों पर है या विश्वविद्यालयों में है, या आपका क्या प्रोग्राम है? क्या NSUI का कोई एक एजेंडा है, विद्यार्थी परिषद का कोई एजेंडा है, समाजवादी पार्टी छात्र परिषद का कोई एजेंडा है? बात इन पर हो और अनुपम एक पत्रकार की तरह हम लोगों को बताएं। फिलहाल ताबिश आप बताइए
कि बिहार में छात्र राजनीति, क्योंकि कांग्रेस लगभग समाप्त है बिहार में, और यह एक फैक्ट है। अगर आप इसे स्वीकारें तो अच्छा है, नहीं स्वीकारें तो आप अपने तर्क दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस लगभग समाप्त है। इसमें एनएसयूआई अभी किस तरह की भूमिका में है बिहार में, और छात्र राजनीति किन मुद्दों पर होनी चाहिए? आपने सवाल किया कि बिहार में कांग्रेस समाप्त है। आपको पता होना चाहिए कि एक समय था जब बीजेपी के पास 3 या 4 सांसद हुआ करते थे, समझे कि नहीं? तो वहां से उसने जो है आगे बढ़ करके आज इतना बड़ा आंकड़ा छुआ है, पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष होता है लोकतांत्रिक ढांचे में, अगर हम जीरो भी हैं और सड़क पर मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के लड़ाई जारी है, तो उसको विपक्ष भूमिका निभाता है। आपकी सवाल रही कि बिहार में छात्र राजनीति में छात्रों के क्या मुद्दे हैं। बिहार में छात्रों के बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आप देख लीजिए, बिहार के जो छात्र हैं, युवा हैं, उनके लिए यही मुद्दा है कि हमें रोजगार चाहिए। मैं खुद बीएड का पास छात्र हूँ, सीटेट मेरा क्लियर है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अभी बहाली 94,000 टीचर शिक्षकों की बहाली की बात नीतीश कुमार जी ने कहा, और स्वयं भाजपा के जो अभी बिहार में चुनाव खत्म हुआ है, जिसमें मुद्दा रहा है कि हम 3 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे। जिस भी राज्य में जब चुनाव आता है तो भाजपा जो है बात करती है नौकरी की। असम के अंदर में चुनाव है तो कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर में चुनाव है तो कहेंगे नौकरी देंगे, महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव है तो नौकरी देंगे। चुनाव आता है तो नौकरी का बिगुल फूक जाता है। तो लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो बात कहाँ खत्म हो जाता है, उस पर कोई सवाल नहीं है। तो छात्रों के लिए बिहार में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो बेहतर शिक्षा होनी चाहिए। सरकार के द्वारा नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बुरा काम किया है शिक्षा के स्तर पर, कि उन्होंने जो है बिहार के अंदर में प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल में ऐसे शिक्षकों को बहाली कर दे जो अनट्रेन्ड टीचर थे, जिन्हें मतलब शिक्षा के बारे में कोई बढ़िया तरीके से पढ़ाने का जो तरीका होता है, जो ट्रेंड शिक्षकों का होता है, वो एकदम नहीं रहा। उन्होंने 2005 से लेकर के, और उस समय में बीजेपी साथ में सरकार में थी, और उन्होंने जो है सो बहाली कर दिया। आज वो शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप किस तरह से सिमट करके रह गया है। हम अगर बुरा कहते हैं कि शिक्षा, तो शिक्षा में देखिए 1990 से पहले मैं बात करूंगा, कांग्रेस 1990 तक अपनी सरकार थी बिहार के अंदर में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो अभी दरभंगा के अंदर में है, वो कांग्रेस का देन है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी कांग्रेस के द्वारा लाया गया। बिहार के अंदर में नरेंद्र मोदी जी पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं, उसके दीक्षांत समारोह में शामिल होते हैं। वहां पर खुद नीतीश कुमार जी मन से कहते हैं कि आप इसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दे दीजिए, आप उन लॉलीपॉप थमा करके वहां से। ताबिश के यहाँ शायद कुछ अचानक से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है। मोदी की साइड लग रही है। ताबिश हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। ताबिश, आपकी आवाज जी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। आप जी 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 जी। तो मैं वही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार के अंदर में, और केंद्रीय विद्यालय नीतीश कुमार जी बड़े मन से मांग करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का दर्जा पटना यूनिवर्सिटी को दिया जाए, और वो नहीं मिलता है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र, एनएसयूआई लड़ाई लड़ रही है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो सेशन है, बहुत बेहतरीन सेशन है अभी पूरे बिहार स्तर पर, इसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया जाए। बिहार में जो 94,000 शिक्षकों की बहाली की बात की जा रही है, लगातार डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है, सही तरीके से बहाली नहीं हो रही, उसको पूरा किया जाए। जो रोजगार है, जो रिक्त पदें हैं, उनको भरा जाए। ये सारे मुद्दे हैं जो नौजवान और छात्रों के मुद्दे हैं। बेहतर शिक्षा दिया जाए। बिहार में आप मिथिला की बात करते हैं, हम अभी हमारे एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी बिहार विधान परिषद में सवाल उठाते हैं कि स्कूल के अंदर में मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू की जाए, और नीतीश कुमार जी उस पर रोक लगा देते हैं। अभी किसके साथ सरकार में है? भाजपा के साथ। जो सिर्फ भाजपा के सांसद मिथिला ने दिखाया है कि हम भाजपा को किस तरह से पूरा, आप देख लीजिए अभी बिहार के चुनाव में भाजपा और जदयू दरभंगा,
मधुबनी, ये सारे दोनों जिलों को अगर देखा जाए तो लगभग 20 विधायक होते हैं दोनों जिलों में मिला करके, और 17 विधायक भाजपा और जदयू के हैं। दोनों जिलों में सांसद भाजपा के हैं। और यहाँ के मिथिला का इतना दुर्भाग्य स्तर, और सिर्फ पाग दुपट्टा पहन करके मैथिली में जाकर कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी है, लगता है बार बार आवाज कट रही है। अनुपम, आपके लिए तावेश, आपकी बात लगता है फिर से कट गई थी। बहरहाल हम फिलहाल अनुपम की ओर बढ़ रहे हैं, आपके पास फिर आएंगे। अनुपम, ठीक है, आप और हम सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ नहीं पहुंच रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। आपके लिए, चूंकि ये लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप एक पत्रकार के तौर पर, और मैं जिस तरह देखते हैं, कृष्णांत झा जी का एक कमेंट है कि कांग्रेस अभी बिहार में ही नहीं पूरे देश में बीजेपी में शिफ्ट हो गई है, और बीजेपी इस पर गर्व कर रही है कि वह कांग्रेस बन रही है। इससे आप अपनी बात कहें। और पार्टीजन पॉलिटिक्स की बात हम लोग नहीं करें, क्योंकि हमारा मुद्दा था कि बिहार में जो राजनीति है और जो युवा हैं बिहार और पूर्वांचल के, अंकित भी हैं हमारे साथ, उस पर बात हो। जैसे अभी मुकुंद की एक टिप्पणी है कि मैं चाहता हूं सभी छात्र नेता यूनिवर्सिटी में फंड कट, प्राइवेटाइजेशन, सीट कटौती, खाली पड़े पद, सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स की बढ़ती संख्या पर चर्चा करें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है मुकुंद का, जरूर इस पर हम आएंगे। लेकिन अनुपम, आपसे बात वही होगी, और ये बहुत बुरा भी नहीं है आंकड़ा, क्योंकि भाजपा में अभी जो सांसदों की संख्या है उसमें लगभग 100 के करीब कांग्रेस से या बाकी पार्टियों से टूटे हुए होंगे। और अगर बंगाल में देखें अभी, तो तृणमूल से टूटने की होड़ लगी हुई है, और तृणमूल तो कांग्रेस का भी तीसरा संस्करण है। तो भाजपा कांग्रेस बनने पर क्यों आमादा है? देखिए, सबसे मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी की बात नहीं करूंगा, यहाँ ऑलरेडी पार्टी के लोग हैं पार्टी को डिफेंड करने के लिए, इसीलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, तो ये भाजपा का नहीं हो रहा है। असल में ये जो भी हैं, जो सत्ता में थोड़ा ज्यादा दिन रहते हैं, तो उनमें वही नेचर, सत्तावादी नेचर थोड़ा थोड़ा आने लगता है। तो ये सारी की सारी जो है राजनीतिक पार्टियां हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी में जो गुण होना चाहिए उसका थोड़ा ना थोड़ा अंश इन लोगों में आएगा ही। अब जैसे जो पार्टी आज तक अपनी स्थापना के बाद 30-35 सालों में बंगाल में खड़ी नहीं हो पाई, आज अगर वो बंगाल में जाती है तो उसे चेहरा चाहिए होगा, उसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से नेता चाहिए होंगे, तो वो वहां से तोड़ेंगे या करेंगे। और ऐसे एक बार वाजपेयी जी से यही सवाल रजत शर्मा ने पूछा था कि आप दूसरे पार्टी के लोगों को आप ले लेते हैं और फिर आप कहते हैं चिमटे से भी नहीं छुएंगे। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि दूसरे दलों के लोग जो हमारे पार्टी में आते हैं तो वो अपनी विचारधारा त्याग कर और हमारी विचारधारा लेकर आते हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूँ कैसे। इसका उदाहरण ये हुआ कि आप सड़क पर निकल कर जय श्री राम बोल दीजिए, आपकी पुरानी विचारधारा समाप्त हो गई और आपको तुरंत भाजपा का समझ लेंगे लोग, और ये मतलब चलता आ रहा है। तो एक राजनीतिक, और जहां तक छात्र राजनीति की बात है, बिहार में मैंने कभी छात्र राजनीति की नहीं है बिहार में, लेकिन मैंने जहां तक देखा है, तो आप ये बताइए कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं इतने सालों से, कहाँ से निकल कर आए हैं? छात्र नेता थे। इससे पहले जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से, वो कहाँ से निकल कर आए थे? छात्र नेता थे। और जितने भी अधिकतर आप जेपी आंदोलन से निकले, जो भी अधिकतर नीतीश मंत्रिमंडल में नेता है, पिछले लालू मंत्रिमंडल में नेता थे, जो गैंगस्टर थे वो भी खुद को छात्र नेता ही कहते थे। तो छात्र नेता या आगे बढ़ने से ऐसा क्या आप बदल लेंगे? और अभी ताबिश जी ने कहा कि अनट्रेंड टीचरों को दे दिया, तो आज आप कह रहे हैं कि ये शिक्षक हमें पढ़ा नहीं पाते हैं। कल को अगर कुछ लाख शिक्षक होंगे जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो वो आज सड़क पे होते कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, हम तो कम से कम शिक्षक अगर तो पढ़ा सकते हैं। तब उनके साथ खड़े होते विपक्षी दल, इन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो, कुछ तो पढ़ा सकते हैं। और जैसे अब कह रहे हैं जैसे कि हाँ ये कुछ नहीं पढ़ा सकते, तो ये तो पक्ष विपक्ष के बीच चलता ही रहेगा हमेशा, जो भी राजनीतिक दलों के बीच चल रहा है। और जो राजनीतिक दल है वो तो राजनीति करेगी ही। मेन है कि आपका टॉप
लीडरशिप जो है वो कैसा है, वो क्या उदाहरण सेट करता है, आपका मुखिया जो है वो क्या उदाहरण सेट करता है, ये ज्यादा मायने रखता है। और यहीं पे बाकी पार्टियां पीछे छूट जाती है, या वंशवाद वगैरह जो भी जैसे जैसे आते हैं। अब तक मुखिया है भाजपा का भी, जो भी है मोदी के नाम पर लगते हैं वो सही है, और यही कारण है कि वो बाकियों से आगे है। अंकित, आप तक आ रहे हैं। आपने एक जी बड़ी अच्छी बात कही थी, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब एक व्यक्ति बोलता रहे तो बाकी लोग अपने माइक को म्यूट पर रखें, क्योंकि उससे आवाज इको होने लगती है। ताबिश भाई और अनुपम जी, रवि जी, सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने माइक को म्यूट पर कर दें और जब एक बोलें तो। अंकित, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, और जरूर एक न्यूनतम जो स्तर है राजनीति का वह बना रहना चाहिए। लेकिन अभी कई कमेंट्स आए कि अगर आप जैसे एक कमेंट आपके लिए आया था कि अगर आपको सब चीजों पर गर्व है तो उसी गर्व के साथ आप यह भी कहिए कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव ने भी बहुत सही किया था और आपको उस पर भी गर्व है। एक ये टिप्पणी आई थी। दूसरी टिप्पणी ये आई थी कि अगर परिवारवाद और वंशवाद नहीं रहता तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आप भी श्री अखिलेश यादव की जगह समाजवादी पार्टी में भीड़ में और नेतृत्वकर्ता के तौर पर रहते? ये दो सवाल हैं आपके। मैं इस दो सवाल के बाद मैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे भी आऊंगा और कुछ सवाल। हाँ, मैं पहले सवाल से शुरुआत करता हूं कि जहां तक रही कि राम मंदिर के निर्माण हेतु और वो एक उपद्रव के दौरान जो गोलियां चली थी कार सेवकों पे, उस पे हम जवाब दे दें। अक्सर ये बात उठती है, हम एकदम स्पष्ट ये बात कह दें कि यदि किसी अराजकता को रोकने के लिए जो राजधर्म है, जो नियम कानून है, जो संवैधानिक दायरा है, यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो और जनता के हवाले न्याय को छोड़ देंगे तो इस देश के अंदर एक बहुत खतरनाक माहौल बन जाएगा और देश की राजनीति, देश की व्यवस्था, देश की सामाजिक सौहार्दता, देश की हर मोर्चे पे देश फेल हो जाएगा। जहां तक रहे एक तरफा यह बात सुनने में बड़ी अजीब खराब भी लगती है कि कार सेवकों को गोली चला दी। आप ये बात सोचिए कि यदि उस उपद्रव को दबाने के लिए उस समय के अनुसार यदि निर्णय नहीं लिया गया होता तो मैं मऊ का रहने वाला हूं, आप कल्पना कीजिए कि हमारे मऊ में लगभग 40% मुस्लिम्स हैं, 60% हिंदू आबादी है। किसी मुस्लिम आबादी के अंदर कोई दो परिवार यदि हिंदू का है तो क्या वो आज के समय में सामाजिक सौहार्द के साथ जी सकता है? आप कल्पना करिए कि लखनऊ के अंदर यदि पुराने लखनऊ में कोई यदि एक मुस्लिम बस्ती के अंदर हिंदू परिवार है तो क्या उसको एक सामाजिक सौहार्दता के साथ अभी जीने का अधिकार माने जी सकता था? आपको यह समझना होगा नियम कानून के दायरे में। मैं बात कर दूं, हम उस लाखों करोड़ों जनता के साथ हमने नेताजी ने न्याय किया कि इस देश की संस्कृति को बनाए रखा, देश में आपसी सौहार्द बनाए रखा और उन उपद्रव के खिलाफ जो उस समय लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की वो की। और उसके मैं एक और बात बता दूं, करोड़ों हिंदुओं की जान उससे बची। इस देश के अंदर तमाम जगहों पे एक उपद्रव के खिलाफ नियम कानून के दायरे में रहते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करते हुए जो उस समय की सिचुएशन थी उसके अनुसार कार्यवाही हुई। आप इस तरीके से एक तरफा बात मत करिए। और आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन है। इस पर एक आप मानते हैं, जरूर बोलिए। आप मानते हैं कि जो भी कार सेवक मारे गए वो सारे के सारे अपराधी थे? नहीं, ये मैं आप इसको डाइल्यूट मत करिए। मैं अपराधी नहीं कह रहा हूं। उस समय एक जनसैलाब था, एक मानसिक उद्वेलना थी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मेरी बात किसी सुनिए, मैं राम मंदिर में उलझना बहुत नहीं चाहूंगा। मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं राजपूत हूं, मेरे श्रद्धा है भगवान राम में। मैं आज के समय में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, मैं जो न्यायिक प्रक्रिया से हो रहा है वो हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय अरे भाई सुनिए तो, नियम कानून के दायरे में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नियम कायदे के कानून दायरे में ही जो विध्वंस हुआ, जो चीजें हुई, आप क्या उसको आप बताइए ना, आप उसको न्याय संगत बोलते हैं? किसी मस्जिद का ढह जाना, किसी स्ट्रक्चर का ढह जाना, किसी का घर गिरा देना,
आप बताइए ना, वो न्याय संगत था? आप बस बताइए, न्याय संगत था? किसका घर था? नहीं, आप बताइए किसका घर था? अरे आप तय करेंगे किसका घर था? आप तय करेंगे, आप जज हैं? नहीं, इतिहास, आप कौन है? इतिहास, क्या इतिहास करता है? मीर आप खुद बाकी, हैं? मीर आप बाकी का घर, क्या मीर बाकी? आप बाबर, इतिहासकार हैं? बाबर की मीर गलत बाकी का बात घर। मत करिए। इस आपके न्याय को क्यों जो हाथ आइडल है में, आपके जो सुनिए, भड़क गए? जो आपको आपके मनोरंजन आइडल है मिल मीर रहा है ना, बाकी या अरे वो बाबर? आपके आइडियल होंगे, आपके आइडियल। सुनिए तो, आप मेरी बात सुनिए। इस तरीके तो से उनका किसी घर पे गिर गया तो आपको क्यों अरे दिक्कत मुझे हो रही है? जवाब देने दीजिए, आप थोपिए किसी मत। मुगल मेरी मीर जवाब बाकी का कंप्लीट घर होने गिर दीजिए। गया। आप बाद में बोलिएगा, सुन लीजिए। हाँ, ठीक है। आप मुंह मत नोचिए, आप बिहार से रहने वाले हैं, मुंह नोचने का काम मत करिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम नहीं, आप लोग को बोलिए। खूब मजा आने लगा है, हम लोग को खूब मजा आने लगा है इस देश की व्यवस्था के खिलाफ जो हरकतें हैं, जो एक सरकार अपने मन बढ़ई में, एक तानाशाही में, एक रोब में जो हरकतें कर रही हैं, उस हरकतों में हम लोग को भी खूब मजा आने लगा है। यदि किसी कोई भी न्याय हम जनता के हवाले छोड़ना चाहते हैं, हम कोई भी न्यायालय के समय पे या न्यायालय पे हम सवाल उठाते हैं, हमें यह अधिकार नहीं है, और हमारे हाथ में न्याय नहीं है। जो भी न्याय संगत इस देश के संवैधानिक दायरे में जो भी चीजें संभव है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम राम मंदिर का स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसके बाद मैं कैंपसेस पे जाऊंगा। इस विश्वविद्यालयों के दरमियान इस पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर, जहां जहां बनी है। अंकित, जी, दूसरा सवाल यह था कि अगर परिवारवाद और वंशवाद नहीं होता तो आज अंकित बाबू मुझे लगता भी है, मुझे, हाँ जरूर अखिलेश यादव की तरह नेतृत्व की जरूर अग्रणी पंक्ति में होते। जरूर। अच्छा, ये इस पर आपका बताइए। क्या कहना है? नहीं, मैं जवाब देता हूँ। मुलायम सिंह यादव के जब हम जीवन परिचय पे जाते हैं, तो एक किसान परिवार से बच्चे थे, और उस समय वो किसी विधायक के पुत्र नहीं थे, किसी मंत्री क्या किसी मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं थे। उस समय चौधरी चरण साहब की सरकार थी, और वहां से फिर समाजवादी पार्टी और समाजवाद की व्यवस्था स्थापित हुई। और मैं एकदम जरूर, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग सकती है, और मैं इससे पहले भी इसका जवाब दे चुका हूं कि राजनीति विशेषकर से आप किसी को उंगली पकड़ करके चेयरमैन बना सकते हैं किसी बोर्ड का, ठीक, वो आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। आप विधायक बना सकते हैं एक आध टर्म्स के लिए, आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। तो एकदम स्पष्ट बात है कि प्रकृति के सिद्धांत पे चलने वाली राजनीति है, और जनता के हवाले इस बात को छोड़ देना चाहिए। जनता हमेशा 5 साल पे अपना जनादेश देती है, और जनादेश के तहत तमाम सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। किसी भी हम सरकार जो हमारी समाजवादी पार्टी है, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि हम संघर्षों के परिवारवाद हैं, और हम लोग संघर्ष करके ही एक नाम पहचान, और इस विश्वविद्यालयों से निकल करके हम लोग एकदम भर रहे हैं कि हम भी समाजवादी पार्टी के तहत से चुनाव लड़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा तीसरे एक बहुत मौजूद सवाल बीच में आया है और आप सभी के लिए है। ये विजय कुमार मिश्रा जी का सवाल है कि जितने छात्र संगठन हैं वो छात्रों के वास्तविक मुद्दों पर एक क्यों नहीं हो पाते? और चूंकि मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आप तीनों से मैं लूंगा, बल्कि अपनी राजनीतिक पार्टियों के पिछलग्गू ही बने रहते हैं। क्या निकट भविष्य में कभी ऐसी संभावना है कि ये एक साथ छात्रों के लिए आवाज उठाएंगे? रवि, आपसे शुरू करेंगे, फिर ताबिश बोलेंगे, और उसके बाद हम लोग अंकित के पास जाएंगे। और छोटा छोटा आप लोग बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की है, और 48 मिनट का समय हम लोगों का अभी तक खत्म हो चुका है। तो रवि, आपसे शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल, एकदम छोटा जवाब। इसके पहले एक और चर्चा की बात हुई थी कि इनको लगता था कि सारे स्टोरीज प्लांटेड होती है, अपने ही लोगों को पिटवा देते हैं, अपने लोगों से विरोध करवा देते हैं। तो भाई ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। मैं ऐसे कम से कम 1000 उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शायद भाजपा की अंगीभूत इकाई है, लेकिन मैं ऐसे 1000 उदाहरण दे सकता हूं जबकि
भाजपा की सरकार का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कई प्रकार से विरोध किया, लेकिन मैं इस बात को आज भी तलाशता हूं कि क्या कोई दूसरा छात्र संगठन है जैसे आइए न्योता समाजवादी देता हूं पार्टी, मैं, आइए क्या न्योता देता आप हूं कि विरोध हायर कर पाए? एजुकेशन में जो क्या नहीं, मैं न्योता देता हूं कांग्रेस का आपको विरोध कर कि पाया? हायर मैं एजुकेशन इसकी में बात जो करता हूं, मैं इसको महंगी लेकर के फीस है पूछता उसके हूं। खिलाफ हम एक हो जाते हैं। लेकिन आइए सबसे बड़ी न्योता बात देता ये हूं, होती है, आइए ना, हायर एजुकेशन में जो सुनिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हायर एजुकेशन को लगातार फीस कटौती कर रहे हैं। आइए मैं न्योता देता हूं, आइए हमारे साथ लड़िए, आइए सरकार खिलाफ, भाजपा खिलाफ लड़ते हैं। आइए मैं आपको जी न्योता आते हैं, देता हूं कि बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद में महिलाओं, बच्चियों, छात्राओं के खिलाफ अरे बलात्कार हो महाराज रहा सुन है, लीजिए, इनकी पहली बात सुरक्षा मैं इस बात को आइए एक न्योता बार देता हूं, आपको सरकार के कर खिलाफ सकता हूं, लड़ा मैं जाए। ज्यादा बार गिना आइए सकता हूं आपको कि न्योता अखिल देता भारतीय हूं, विद्यार्थी परिषद ने आइए भाजपा आपको का न्योता विरोध देता किया, हूं कि लेकिन किसानों क्या के खिलाफ जो ऐसा कोई षड्यंत्र हो विरोध रहा जिसने है, दिल्ली पे समाजवादी बैठे हुए पार्टी हैं, का विरोध किया? आइए आपको न्योता देता हूं, मैं उसके इसकी साथ बात हम करता खड़े हूं, होते हैं। मैं इसकी बात आप करता क्या हूँ कि बात हर एक करेंगे? मुद्दों पर सिर्फ एक क्यों आपको होती है, इसका न्योता महत्व देता ये हूं होता मैं, है। आपको न्योता देता हूं मैं कि आइए इन छात्र संघों के पे जो षड्यंत्र करके उन्हें रोका गया है पूरे देश के अंदर, अरे छात्र संघों को बहाल महाराज, कराने मैं के तो लिए संघर्ष कहता किया जाए। हूँ, मैं आइए ऐसे न्योता देता हूं, छात्र सैकड़ों संघों को उदाहरण बहाल किया गिना जाए, सकता हूँ जबकि छात्र हमने संघों इसका को बहाल विरोध किया किया। जाए। आइए न्योता हमें देता हूं, खुद को आइए संगठित न्योता देता करने हूं, के छात्र संघ लिए को बहाल किया जाए। उदाहरण देने आइए की न्योता देता आवश्यकता हूं, नहीं छात्र है। संघ को बहाल किया जाए। आइए संघर्षों के छात्र को बहाल किया जाए। आइए आपको न्योता देता हूं, आइए आपको न्योता देता हूं, रवि छात्र और संघों को बहाल किया जाए। रवि और अंकित, हमें खुद आप को प्रमाणित रवि करने के लिए एक रवि और उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। आइए रवि आपको और न्योता देता हूं, रवि छात्र संघों और के अंकित, खिलाफ जो रवि और षड्यंत्र रचे अंकित, जा रहे हैं उसके खिलाफ संघर्ष किया जाए। ये आपको न्योता देता हूं, रवि और हिम्मत अंकित, है आप में, रवि और अंकित, आइए आपको न्योता देता हूं। रवि और अरे अंकित, हिम्मत तो इतनी है कि रवि लाख बार संघर्ष कर चुके हैं, क्या बात रवि करते तो हैं? आइए ना, हमारे छात्र नेता पिटते आइए हैं, लाठियां आइए खाते महंगी हैं, शिक्षा टाके खिलाफ पड़ते हैं, संघर्ष हाथ में करा माता जाए। टूटता है, आइए न्योता आईसीयू देता में हूं, भर्ती होते हैं, आइए न्योता देता बात हूं, करते हैं, आइए महंगी शिक्षा न्योता खिलाफ आइए देते लड़ा हैं। जाए। आइए न्योता देता रवि हूं आपको। रवि और अंकित, आप दोनों प्लीज इसको टीवी चैनल्स मत बनाइए। आप लोगों को मैंने नहीं, पहले ही कहा था, वरना मैं आप जरूर दोनों को म्यूट कर दूंगा और मैं कतई दोबारा नहीं कहूंगा। आप दोनों नहीं, प्लीज मैं इस तरह ना करें। एक आदमी जब बोले तो दूसरा 4 आदमी उसकी बात सुने। आपने तो न्योता दिया, मजाक मत बड़ी करें ना, अच्छी सीरियस बात करें, नहीं, मजाक वही करें, ये मजाक न करें। आप किसी पर यह तय नहीं करें। यहाँ मॉडरेटर बैठा हुआ है, वो सभी को मौका दे रहा है, एक जैसा मौका दे रहा है। बस इसलिए आप एक लोग लाइन में प्लीज कहना चाहूंगा, रवि रवि एक सेकंड, अंकित भाई जब रवि अपनी एक बात करके, मैं बस एक लाइन, ये कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं है, अंकित भाई जब अपनी बात कह रहे थे तो मैं चुपचाप उनकी बात सुन रहा था, मैंने पॉइंट्स नोट करके रखे, जब मैं मेरी मजाक बारी नहीं आई कर तो रहा मैंने था, जवाब मैं दिया। मजाक नहीं कर सुनिए, रहा था, अंकित, तो मैं मैं जब मजाक नहीं कर जवाब दे रहा रहा था। था तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी, आप बीच में नहीं घुसे नहीं, जा मैं रहे हैं, मजाक नहीं घुसे कर जा रहा रहे था हैं, ना, घुसे जा रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा था ना, हद कर रहे हैं। आइए ना, न्योता अंकित, देता हूं, बात महंगी शिक्षा के खिलाफ लड़ा जाए। अरे यार तुम हिम्मत शुरू है? हो गए। अंकित, आइए अंकित, भाई, आइए विश्वविद्यालयों को बहाल किया जाए, छात्र संघों को बहाल किया जाए, आइए लड़िए। अंकित, आप वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं। आपको मैं बोल रहा हूं ना, कौन मजाक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अगर मॉडरेटर है और मैं एक चर्चा का एक नियम बनाया है मैंने, और यह मेरा प्लेटफॉर्म है, तो इसको मैं टीवी चैनल्स नहीं बनने दूंगा। ये जान लीजिए, आप दोनों जान लीजिए, और मैं आप दोनों को म्यूट कर दूंगा। अब इसके बाद मैं दोबारा नहीं कहूंगा। कौन मजाक कर रहा है आप ये वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं। लोग सुन रहे हैं, आप लोग अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कीजिए ना, मुद्दों की बात कीजिए। व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं आप लोग? नहीं, व्यक्तिगत नहीं आप होता ये है, नहीं, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना, आपने इतनी अधीरता क्यों है? चलिए अब अगले आगे सवाल की आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, आगे अगली बढ़ाते हैं आप। अगली चर्चा देखिए आ गया कि मैंने पूर्व में ही आगाह किया था कि इसे टीवी चैनल न बनाए, कृपया। मैं टीवी इसी कारण से नहीं देखिए। अंकित अभी अनुपम को रोक रहे थे कि बीच में मत बोलो, और अब खुद रवि को रोक रहे हैं। तो नहीं, लोग मुझे उनकी सुन बातों का रहे हैं, जवाब देना है अभी। लोग सुन रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ताबिश भाई फिर से इसमें चले गए हैं। मुकुंद का एक अनुपम एक ये आया है कि मुकुंद जी के लिए है कि मुकुंद जी आप सिर्फ एबीपी वाले के परीक्षक हैं क्या? खैर 12 मुद्दा, हम लोग मुद्दे से नहीं भटके। मुद्दा ये था कि क्या आप लोग एकजुट होकर कभी किसी इसके लिए काम कर सकते हैं कि नहीं? जो छात्र हितों की बात है, जो यूनिवर्सिटी की बात है, जो शिक्षा की बात है। रवि आपने अपनी बात कही, ताबिश आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात कहें। और इसके लिए एनएसयूआई, क्या हम ऐसा कुछ दृश्य सोच सकते हैं क्या कि एनएसयूआई और विद्यार्थी परिषद वाले साथ साथ खड़े होकर, और छात्र परिषद वाले साथ साथ खड़े होकर झंडा लहरा रहे हैं और
स्लोगन लगा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। सवाल मैं चाहूंगा फिर से सुनना, क्या सवाल था? सवाल यह है कि छात्र जो नेता हैं या जो राष्ट्रीय दलों के छात्र संगठन हैं, उनके नेता क्या कभी किसी मुद्दे पर, छात्र हित के सामान्य मुद्दे पर एक साथ खड़े होकर काम कर सकते हैं या नहीं? सवाल आपका सही है, और छात्रों के मुद्दों को लेकर के जहां तक भी है एनएसयूआई लड़ी है। अभी खुद बिहार में नौकरी दो या डिग्री वापस लो। पहले ही रोक दे रहा हूं कि प्रश्न यह है कि एनएसयूआई, एबीवीपी, समाजवादी पार्टी, आइसा जो भी है, ये सभी संगठन छात्र हितों के मुद्दे पर क्या ऐसा कोई भविष्य में हम देख सकते हैं, ऐसा कोई सपना देख सकते हैं कि वो सभी एक साथ एक मंच पर खड़े होकर छात्र हितों की बात करें? या प्रश्न है, और इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। अभी भारत के अंदर में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई चीज है तो बेरोजगारी है। और अगर अभी सही बात है, उन्होंने कहा सवाल, जब एबीवीपी के मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा कि अभी छात्रों के मुद्दों को लेकर के हम सबको एकजुट होना चाहिए। वो खुद कहते हैं कि हम बीजेपी के अंग नहीं हैं, हम मानते हैं कि बीजेपी के अंग नहीं है, आरएसएस के एक विंग है एबीवीपी, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस जो है बीजेपी से लिंक्ड है, तो इसलिए लोग उनसे जुड़ जाता है सवाल। मैं चाहता हूं कि अगर वो बीजेपी के विंग नहीं है, आरएसएस के विंग है, तो जो मुद्दे हैं छात्रों की, उनको लेकर के, अभी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के युवा छात्र ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। आज खुद आज भी मन की बात जब नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे तो छात्रों ने जो जॉब की बात को ट्रेंड करवाया, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सारे विंग के छात्र इसको ट्रेंड करवा रहे हैं, सिर्फ विपक्ष के दल के लोग नहीं इसको ट्रेंड करवा रहे हैं। तो उनकी आवाज को सुननी चाहिए, और मैं चाहूंगा सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो अभी बेरोजगारी जो मुद्दा है उसको लेकर के हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आपकी बात का जवाब राजा रवि देना चाहें तो वो देंगे। फिलहाल अंकित कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अनुपम बहुत देर से आप नहीं बोले हैं और आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं। मैं जरा प्रतिक्रिया देना चाहूंगा इन लोगों ने अभी तक जो कहा है उससे पहले, अगर आपकी अनुमति हो तो। सबसे पहली बात तो कि यहाँ ठीक है, यहाँ पार्टी की बातें हो रही है, सभी अपनी अपनी पार्टी का गुणगान करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ खास पार्टियों में होता क्या है कि आप ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं, बिना ऐसे किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा कि कुछ बोल दिया, कुछ अगेंस्ट बोल दिया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने, वो जो समाजवादी पार्टी के साथी है, उन्होंने कहा कि हाँ, कार सेवकों पर गोलियां चली थी क्योंकि उस समय परिस्थिति के हिसाब से, समय काल परिस्थिति जो भी वही उचित था। तो मैं वहां से शुरू करूंगा फिर नीचे आता हूँ। सबसे पहली बात तो कि अगर गोलियां चली थी, उसमें जो लोग मरे थे वो निर्दोष थे या अपराधी थे, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप मानते हैं कि वो निर्दोष थे तो फिर तो ये बहुत बड़ी गलती हुई, ब्लंडर हुई, और नहीं तो गुजरात दंगों में मारे हुए लोग निर्दोष थे कि अपराधी थे? गुजरात दंगों में मारे गए लोग निर्दोष थे कि अपराधी थे? किसने मारा था? किसने मारा था? नहीं, मैं इनकी सवाल का आप बताइए ना किसने मारा था? आपने बताइए किसने मारा था? गुजरात दंगों में मारे गए लोग निर्दोष थे कि? मैं समाजवादी नहीं, आप बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ अभी दिल्ली में आपने दंगा करवाया, बताइए निर्दोष थे कि? थोड़ी गरिमा का ख्याल रखें, और जब एक वक्ता बोल रहे हो तो बीच में अपनी बात ना रखें। मैं आपसे विनती करता हूँ इस बात में। आपने बोल लिया ना, मुझे जरा और सबको बता दूं, मैंने अंकित जी को म्यूट कर दिया है, और इसलिए म्यूट किया है कि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। जब तक एक वक्ता की बात पूरी नहीं, मैं इसको टीवी चैनल नहीं बनने दूंगा। इसलिए अंकित, आप बाकायदा जब आपकी बारी आए आप पूरी रात बोलिए, हम लोग सारी बात सुनेंगे, बीच में मत बोलिए। अनुपम, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनुपम की लाइन कट गई है, और ताबिश भाई की भी, लेकिन अनुपम फिर से आ गया। हाँ, आ गया, मैं आ गया।
हाँ, मैं वही शुरू से जरा सा जवाब वो करना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसे सवाल पर सवाल दाग रहे हैं, ये सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब जवाब ही होता है। तो पहले ये या तो आप मानिए कि या तो जो भी लोग मारे गए वो अपराधी थे, अगर अपराधी नहीं थे तो निर्दोषों को मारना ये तो और सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, और नहीं तो दुनिया के सामने किसी भी पार्टी के अध्यक्ष जिनकी पुलिस ने मारा, जिनकी प्रशासन ने मारा, वो आकर ये कहने की ताकत क्यों नहीं रखते हैं कि हाँ जितने भी कार सेवक थे वो सारे के सारे अपराधी थे और देखो हमने अपराधी को मार दिया। आप ये भी हिम्मत नहीं रखेंगे कि कार सेवकों को अपराधी कहें, और आप ये भी हिम्मत नहीं रखेंगे कि उनको निर्दोष कहें, तो फिर आपने गोली क्यों चलवाई? और दूसरी बात ये कि अगर गोली चली थी तो उसमें एक ही समुदाय के लोग क्यों मरे थे? कह रहे हैं कि उपद्रवियों पर गोली चलवाई, तो दूसरे के क्यों नहीं मरे थे? तो अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, जैसे पार्टी की, जैसे ये दोनों ही पार्टियां हैं जिसमें है क्या कि जैसे कांग्रेस हो या सपा हो, ये सारी की सारी पार्टियां, इसमें खास पार्टी शुरू से चली आ रही है। ये बोलना है कि किसी को उंगली पकड़ के अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। हम लोगों के पास पूरी की पूरी एक आप निकालेंगे, इनको ज्यादा बेहतर पता होगा कि लिस्ट है यादव परिवार की, जो सपा के शीर्ष परिवार है उनका, कि 55 लोग हैं जो जिला परिषद प्रधान से लेकर और मुख्यमंत्री पद तक कर काबिज हुए हैं। वो क्या नहीं उंगली पकड़ कर नहीं बनवाया गया? और बिहार के लोगों से ये खासकर कौन पूछेगा जी? यहाँ के तो सीएम ने कहा था मैं अपने कुत्ते को बना दूंगा। वो कुत्ता का क्या, कुत्ते की तो उंगली भी पैर की ही होती है, तो वो क्या पकड़ कर बनवा दिया? तो ये उदाहरण हमने देखा है, उंगली पकड़ के या कुछ भी पकड़ के बनवाया जाता है। तो इस तरह की ये बातें कर रहे हैं जैसे, तो ये तो ठीक नहीं है। और जहां तक अभी छात्र राजनीति की प्रतिक्रिया थी, लेकिन इस पर हम अंकित से तुरंत वो कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, तो मैं हाँ बिल्कुल वो बोले, मैं उनकी बात कहूंगा। लेकिन अंकित आपसे अनुरोध है, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप थोड़ा सा संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। अंकित, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अंकित, आप तक आवाज जा रही है? ताबिश फिर से आ गए हैं स्क्रीन पर, और अंकित शायद उनका कनेक्शन छूट गया है। मुकुंद का सवाल है, अनुपम जी बताएं कि गोली गोली बहुत बोल रहे हैं, अब तो प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या कार्रवाई हो रही है बताएं। वो ये संदर्भ में नहीं बताएं किस पे कार्रवाई करना है, अंकित फिर कार्रवाई करना है ये। अंकित आप अपनी बात कहें। जी जरूर, मैं ठीक बात, हम फिर से अपनी बात दोहरा करके आपके जवाब दे देते हैं कि हम न्याय संगत और संवैधानिक दायरे में रह करके हर तरीके के चीजों का स्वागत करते हैं, अन्यथा उसके खिलाफ हम पूरा प्रतिकार करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, मैं अपने मूल सवाल पे आ जाऊं, कैंपसेस, और आपने जो ये सवाल किया था कि क्या सभी राजनीतिक संगठन दल इकट्ठा होकर के क्या कोई एक ऐसा मोर्चा क्रिएट कर सकते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़े। साहब मैं एक बात बता दूं, इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ गांधी के पटना मैदान में बैठ करके विद्यार्थी परिषद, छात्र सभा, तब युवजन सभा हुआ करती थी, और तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई लड़े और सरकार को गिरा दिया। अब बात समझने की है कि ये बात साहब कह रहे हैं कि हम किसी राजनीतिक दल के पिछलग्गू नहीं हैं। आज इतना हाहाकार मचा हुआ है सर, आप विश्वास मानिए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूं और इस हद तक फीसेस मांगी हैं कि 1.5 लाख रुपया यहाँ पे फीस है। यहाँ पे बीए 30-30 हजार, 35-35 हजार या 50-50 हजार में होता है। हॉस्टल किसी किसान परिवार के बच्चे के लिए नहीं संभव है लेना, यानी गांव की। अंकित के पास से बार बार कनेक्शन छूट जा रहा है। हम एक बार राजा रवि के पास चल रहे हैं। सबसे पहली बात कि भैया मैंने एकदम पूरी कोशिश की है। एक सेकंड रवि, अंकित आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, गांव फिर चले कर ले तो उसके लिए संभव नहीं। अंदर हो रहा है पूरे, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हैं। तब इंदिरा गांधी के खिलाफ मेस में बढ़े हुए रोटी के मूल्य के खिलाफ आंदोलन हुआ था। आज बताइए पेट्रोल डीजल के दाम क्या है, आसमान छू रहे हैं। आज
सब्जी यदि खरीदने जाइए तो आप चाहें कि यदि 2 प्रकार की सब्जी खरीद लें तो संभव नहीं है। महंगाई चरम पे है। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी महंगाई चरम पे था। महंगाई को मुद्दा बना करके एक पूरा मुकम्मल आंदोलन क्रिएट किया गया था। आज दौर है, मैं साहब को स्वागत देता हूं, विद्यार्थी परिषद के जो ये साहब हैं, राजा रवि साहब, कि आइए हम साथ हैं, आइए हम कैंपसेस की बात करते हैं, आइए हम छात्र संघों की बहाली की बात करते हैं, आइए हम हायर एजुकेशन में जो दिन पर दिन सरकारें जो उनके बजट में कटौती करते हैं, आइए हम उसका विरोध करते हैं। आइए हम आपका स्वागत करते हैं, आपको न्योता देते हैं कि जो हमारे गरीब बच्चों के लिए जो कैंपसेस बंद किए जा रहे हैं, आइए उनको खोल करके हम सब लोग एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाए। आइए इस भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र के अंतर के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाए और इस सरकार को गिरा दिया जाए। आइए मैं आपको स्वागत देता हूं कि गरीबों के बच्चों के लिए विश्वविद्यालयों को बहाल किया जाए, उसकी लड़ाई लड़ा जाए। आइए मैं स्वागत देता हूं। अंकित, आपके लिए खास एक सवाल है। हेलो, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। अंकित, आप तक मेरी आवाज जा रही है? अंकित, नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेलो अंकित, आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? अनुपम? हाँ हाँ, राजा रवि? हेलो, जी जी बिल्कुल आ रही है। अंकित, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपके लिए एक खास सवाल है। आवाज आ रही है। अंकित, मैंने भी लखनऊ, आपके लिए खास सवाल है इशनाथ झा जी का कि अंकित, मैंने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुछ महीने का कोर्स किया है। उस समय यह विश्वविद्यालय आपके और बसपा के गुंडों से भरा हुआ था। सेना बुलानी पड़ी थी इन असामाजिक तत्वों को भगाने के लिए, और समाजवादी पार्टी पर अक्सर आरोप लगता रहा है। आवाज नहीं आ रही, एकदम नहीं आ रही आवाज। ओके, ठीक है। राजा रवि, आपसे अगला सवाल है। विद्यार्थी परिषद भाजपा की छात्र इकाई नहीं है, ठीक? जी, विद्यार्थी परिषद भाजपा के खिलाफ कई बार आंदोलन कर चुकी है। बिहार में विद्यार्थी परिषद का क्या ब्लूप्रिंट है, और बिहार में आप लोग छात्र हितों के लिए क्या कर रहे हैं? थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा ही छात्र हितों के मुद्दों को लेकर के तत्पर रहा है। हमारे साथ अभी सबसे बड़ी समस्या मैं बताऊं कि जो बिहार के सभी उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय हैं, उन सभी जगहों पर जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अटकी पड़ी है, मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा के लिए यह सबसे बड़ा अभिशाप है। क्योंकि जहां शिक्षक ही नहीं, वहां छात्र पढ़ेंगे क्या? और इस बात को लेकर के हम सब सदैव प्रयासरत रहे, सदैव आंदोलनरत रहे हैं। और जहां कहीं इस बात की आवश्यकता पड़ी, मैं तो यहां तक कहता हूं, चुनाव थे और चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था विद्यार्थी परिषद का, जिसका कोई तुलना नहीं है। बीएड की परीक्षा में कई तरह की समस्याएं आई थी, विद्यार्थी परिषद चुनाव के ठीक पहले इसको लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो कोई हमें यह ना पढ़ाए, यह ना सिखाए कि हमें प्रमाण देने की आवश्यकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी एक हमारे माननीय अग्रज का एक कमेंट आया, बस वही प्रत्यक्ष काफी है, वही प्रमाण काफी है। मैं उसके पर कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। और उसके बाद जहां तक हमारे क्षेत्र का विषय है, तो हमें अपने क्षेत्र का प्रमाण पत्र कम से कम आपसे लेने की तो आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमें इस बात की आवश्यकता जरूर लेने की आवश्यकता है। आइए, फिर मैं बात आपसे कर रहा हूँ, क्या ये समझाइए, मर्यादा समझाइए, उसको खुलवा समझाइए, ऐसे बात नहीं कर सकता, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, मैंने उनको म्यूट कर दिया है, आप अपनी बात पूरी करें। मैं पेट में शुरू से बैठा हुआ हूँ, आपकी बातें सुनने की क्षमता रखता हूँ। जब मेरी बारी आती है मैं जवाब देता हूँ। ये मर्यादा है, कम से कम ऐसी मर्यादा ख्याल रखें। इसके पहले भी पूरी कहा सुनी सी बात को लेकर के हुई थी, लेकिन जब आप मर्यादित व्यवस्था में एक डिबेट नहीं कर सकते, मैं कैसे इस बात का भरोसा करूं कि आप मर्यादा के आंदोलन कर लेंगे? राजा रवि, आपके लिए एक सवाल है। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में छात्र संगठन का चुनाव लगभग 10 वर्षों के बाद 2018 में हुआ था। 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, क्यों? विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर में काफी एक्टिव है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि बिहार के तमाम छात्र संगठन इस बात को लेकर के प्रयासरत है। और इस बात को सदैव मैं दोहराना चाहता हूं कि दिल्ली का रास्ता हमेशा यूपी और बिहार से होकर गुजरता है। राजनीति यहाँ के कण कण, एक एक व्यक्ति में जिंदा है। और यदि हम पूरी परिपाटी देखते हैं अभी की बिहार की राजनीति की और केंद्र की राजनीति की, तो लगभग सभी नेता
पटना विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र राजनीति की उपज है। और ऐसे उपजाऊ भूमि पर यदि छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है तो यह बहुत ही दुखद है, और इसके लिए हम सब सदैव आंदोलनरत हैं, इसके लिए हम सब सदैव प्रयासरत हैं। और यदि इसके लिए कोई ऐसा आंदोलन करना पड़ता है तो हम लोग सदैव प्रयासरत हैं, इसके लिए हमेशा मांग करते रहे हैं। इस बीच में सीनेट का घेराव हुआ है, कई सारे कार्यकर्ता चोटिल भी, उनके ऊपर लाठियां चली है, कई सारे कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। और जब कभी सीनेट और सिंडिकेट की बैठक होती है उसमें हम सब इस बात की पुरजोर मांग रखते हैं, और हमारे टॉप 5 मांगों में यह हमेशा रहता है कि नियमित तौर पर छात्र संघ के चुनाव करवाए जाए। बहरहाल 1 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त हो गया है और अब मैं इस चर्चा को समेट रहा हूँ। बातें कुछ ऐसी हुई कि आप लोगों ने, मैं आपको पूरा मौका दूंगा अंकित जी, आप घबराएं नहीं। मैं एक मॉडरेटर के तौर पर बिल्कुल संतुलन बनाकर रखता हूं और किसी के साथ भेदभाव न करूं, यह मेरी मंशा रहती है। आप लोगों के ऊपर एक बड़ा मौजूद कमेंट आया है रमेश चंद्र झा जी का, कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, एक सार्थक परिचर्चा राजनीतिक रूप अख्तियार कर गई, कुछ मूलभूत प्रश्नों के उत्तर अभी भी अनुत्तरित हैं। इसके अलावा ईशनाथ झा जी का एक कमेंट आया है कि 2007 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं, उस समय डॉक्टर आरपी सिंह कुलपति थे जो किसी आईआईटी से आए थे, मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गया था। यह सीधा सवाल था उनका अंकित से। अजीत झा जी का कमेंट है कि इनकी पार्टी कंप्यूटर विरोधी रही है। ताबिश, अनुपम, राजा और अंकित, आप सबने एक अच्छी चर्चा की और शुरुआत की, लेकिन हमें कुछ मूलभूत चीजों का पालन करना चाहिए। कुछ मूलभूत नियम होते हैं हमारे आगे हमारी बातचीत के, कुछ मसौदे होने चाहिए, कुछ ऐसा हम दिखाएं जिससे हमारी बातचीत अलग दिखे, जिससे यह लगे कि हम कहीं ना कहीं एक सभ्य संयत समाज के हैं। तो मूलभूत प्रश्न यह था कि विद्यार्थी और राजनीति, युवा और राजनीति, इस पर एक आखिरी सवाल के साथ आप सबका कमेंट लूंगा। 1975 में जब इमरजेंसी लगी और उसके बाद जो भी हुआ, 77 में संपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ और जेपी ने वो आंदोलन किया, उस आंदोलन की उपज आज बिहार में क्या कर रहे हैं वह सब देख रहे हैं। उस आंदोलन की उपज लालू प्रसाद यादव थे, उस आंदोलन की उपज नीतीश कुमार थे, रामविलास पासवान थे जो अब नहीं रहे, उस आंदोलन की उपज सुशील कुमार मोदी भी हैं। यूपी में मुलायम सिंह खुद को लोहिया से जोड़ते हैं, जनेश्वर मिश्र उस परंपरा के थे। आज अखिलेश क्या कर रहे हैं वह किसी से छुपा नहीं है, ढका नहीं है, और इतिहास सबका तखमीना रखता है। एक प्रश्न है मेरा कि क्यों न छात्र राजनीति को बंद कर दिया जाए। इस पर हम शुरुआत करेंगे अंकित सिंह से। अंकित सिंह, आपके बोलने के बाद राजा रवि बोलेंगे, फिर ताबिश भाई बोलेंगे और सबसे अंत में हम अनुपम के विचार लेंगे। अंकित जी। जरूर जरूर, मैं इसका जवाब देता हूं। क्यों न गरीबों का गला घोट करके मार दिया जाए, क्यों न महिलाओं के जीने का अधिकार छीन लिया जाए, क्यों न मजदूरों को बधुआ और पुरानी व्यवस्था में सिर्फ किसी तरीके से खिला करके उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराई जाए, क्यों न एक ऐसे मतलब छात्र संघों को बंद करने के जो सवाल पे हम उत्तर देते हैं, तो ये हमारे बर्दाश्त से बाहर की चीज है। हम इसे आपके इस सवाल के खिलाफ क्या बोल दें कि मतलब आप थोड़ा सा नाराज भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। आप उस छात्र संघों को बंद करने का सवाल कर रहे हैं जिसके तहत आज भी ये व्यवस्थाएं बिकने से थोड़ी मोड़ी माने बची हुई हैं। यदि डर है कहीं तो इन छात्र संघों से है, इन छात्र नेताओं से है, इन छात्रों से है, नहीं तो ये सरकार तो आमादा है। ये तमाम सरकारी व्यवस्थाओं जो जनता के जनहित से जुड़ी हुई है उसको बेचना चाहते हैं, वो बेच करके इनकी एक एक ईंट का दाम लगाना चाहते हैं। ये मतलब कि बेच देंगे साहब, फिर हमारा आपके परिवारों से निकला हुआ बच्चा विश्वविद्यालय से पढ़ ले, ये संभव नहीं है। हमारी किडनियां बिक जाएंगी, हमारे जमीन जायदाद बिक जाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और क्या व्यवस्था सोच रहे हैं आप? हम क्यों ना ये सवाल रहा होता कि किस तरीके से कौन सी ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि हर जगह छात्र संघों को बहाल किया जाए।
जिन अंग्रेजों ने छात्र संघों को नहीं रोका, इस सरकार ने रोक दिया। आज हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं है। ये सरकार, अभी हमारे यहाँ कल एलुमनाई मीट थी, इसी सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी बोल रहे थे और छात्र संघों की इतनी प्रोत्साहन कर रहे थे। और जब छात्रों ने, सुनिए, आप एक मिनट, आपका नेटवर्क चूंकि अभी बहुत अच्छा है, एक प्रश्न ईशनाथ झा जी ने इसी पर किया था कि 2007 ईस्वी में वह कोई कोर्स करने गए थे। उस समय उन्होंने नाम लेकर लिखा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गुंडों को भगाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, एक बार और सवाल, मैं माफी चाहता हूं, सुन नहीं पाया, एक बार और सवाल। 2007 ईस्वी में वह कोई ओरिएंटेशन कोर्स करने गए थे, ये ईशनाथ झा जी का प्रश्न है जी जी, कि उस समय सपा और बसपा के गुंडों को भगाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये गुंडा कह करके और आप बदमाश कह करके और सारी चीजें कह करके आप किसी के हक और हकूक के सवाल को हल्का ना कर दीजिए। आप किसी सवाल को, अब उस समय सवाल क्या था? उस समय सवाल इन छात्रों के अधिकारों का था। ये जो बात कह रहे हैं मैं बखूबी जान रहा हूं। 2007 में छात्र संघों के ही सवाल पे एक लामबंदी हुई थी और उसे पुलिसिया घुसपैठ से, पुलिसिया षड्यंत्र से खराब किया गया था। और आप बता रहे सेना, ये लखनऊ विश्वविद्यालय की वो सरजमी है जहां 82 में पीएससी विद्रोह हो गया था। पीएससी विद्रोह जानते हैं आप? मैं शायद मैं भूल रहा हूं, सन 72 में, जरूर 1972 में पीएससी विद्रोह हो गया था। इन छात्र नेताओं के भाषण के बाद पीएससी ने लाठीचार्ज करने से मना कर दिया था और उसको स्वतंत्र देश में वो ऐसा विद्रोह था जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। साहब, ये लखनऊ विश्वविद्यालय है। किसी भी विश्वविद्यालय परिसर, किसी भी छात्र संघों की मूवमेंट को हल्की बात कह करके हम उसके उद्देश्य को छोटा नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने नागरिक होने का के जो दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हम इस विश्वविद्यालयों के छात्र संघों के खूब पक्षधर है, पूरी समाजवादी व्यवस्था पक्षधर है और हम चाहते हैं कि जहां पूरे देशों में हर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र संघों की बहाल हो, ताकि हम गरीब बच्चों के, हम किसान मजदूर परिवार के बच्चों के, हम छोटे परिवार के बच्चों के, आम जनता के बच्चों के हक और हकूक को मजबूत कर सकें, उनकी पढ़ाई को बचा सकें, टाट और खाट की परंपरा को मुकम्मल पहचान दे सकें और उनके दरवाजे खोल सकें ताकि हर व्यक्ति के लिए शिक्षा मुकम्मल हो। साहब, हम यदि छात्र संघों के बंद करने की यदि कल्पना करते हैं, यदि सोचते हैं, तो हम उन लाखों मजदूरों, लाखों गरीब किसानों और लाखों आम जनता के साथ अन्याय करते हैं। मैं वही अपनी बात कहा था कि क्यों ना आइए हम किसानों को मार डालते हैं जो कि सरकार कर रही है। हम उस बात को फिर से दोहराते हैं कि आइए इन मजदूरों को फिर बंधुआ बना लेते हैं। मैं बोलता हूं कि आइए हम महिलाओं को, बच्चियों को पैदा होते ही मार देते हैं। मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि आइए हम उन पुरानी व्यवस्थाओं और पुराने मतलब की कुरीतियों की तरफ लौट जाते हैं, छात्र संघों को बंद कर देते हैं। बहुत बहुत आइए हम कारसेवकों को मार डालते हैं। अनुपम, हाँ, आइए हम आपको चीयर्स गर्ल्स का ओहदा देते हैं कि बस दांत बजाते रहिए। लेकिन फिर इनका व्यक्तिगत, हम लोग इस बात को, इनकी व्यक्तिगत टिप्पणी चर्चा को प्लीज आप लोग ऐसे न करें। राजा रवि, सवाल वही था कि बिहार में या कहीं भी देखते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जेपी मूवमेंट हुआ था और उसकी जो विरासत हम पा रहे हैं, जो देख रहे हैं, 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी का शासन रहा है, कमोबेश इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिनों तक उनकी पत्नी ने भी शासन किया और उसके बाद 2005 से नीतीश जी का शासन हम लोग देख रहे हैं जिसमें भाजपा सहभागी है। ये सभी जेपी आंदोलन की पैदाइश थे, किंतु बिहार की क्या दुर्दशा है वो हम लोग देख रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव जी भी रहे, बहन मायावती भी रही, अखिलेश जी भी रहे और अब भाजपा के लोग भी हैं। मेरा सवाल वही था कि छात्र राजनीति को बंद क्यों ना कर दिया जाए और यूनियन को भंग क्यों ना कर दिया जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर सत्ता में एक फ्लो बना रहे, एक प्रवाह बना रहे और नए चेहरे, युवा चेहरे आते रहे, तो इसके लिए छात्र संघ से अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता।
छात्र संघ का चुनाव बंद होना एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि एक अनुशासित तरीके से यदि नियमित रूप से छात्र संघ का चुनाव करवाया जाए तो कहीं ना कहीं वह एक बेहतर व्यवस्था की ओर हमें लेकर के जाएगी। हमें सबको इमरजेंसी का वो समय याद है और इस बात को हम सब बार बार दोहराते रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने उस समय काफी बड़ी भूमिका निभाई थी और न सिर्फ बिहार और देश में बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। तो मुझे लगता है कि यह जो राजनीति है छात्र संघ की, यह लगातार अनवरत होती रहनी चाहिए। लेकिन समस्या कई बार हो जाती है कि भाई नए चेहरे आएंगे तो शायद ऊपर के लोगों को दिक्कत हो जाए, तो इसको बंद करने का षड्यंत्र भी शायद होता रहा है और हम सब हमेशा ही इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा कि सीनेट की बैठकें लगातार होती रही है और उसमें हमारी मांगे हमेशा से यह रही है कि नियमित रूप से छात्र संघ का चुनाव हो। कई बार हमारी बातें मानी भी गई और बिहार में लगातार सारे विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी अनियमितता आ गई है। पटना विश्वविद्यालय बंद कर दिया, बाहर करा दिया पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ को। अंकित आप बीच में मत बोलिए प्लीज, अंकित प्लीज बीच में मत बोलिए। ये पटना यूनिवर्सिटी बिहार के, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाल करा दें, सरकार आपकी है। आप बीच में मत बोलिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोलता है, आप बीच में क्यों बोलते हैं? मैं अंकित जी का सवाल जानना चाहूंगा, उन्होंने क्या कहा छात्र संघ बहाल करा दे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में चुनाव हो रहा है और मैं निर्वाचित रिकॉर्ड बहुमत से मैं यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी निर्वाचित हुआ था। आप अपनी बात रखिए राजा रवि, हम लोग अब इस परिचर्चा को आगे एक मुकम्मल निष्कर्ष की ओर बढ़ा रहे हैं। जी, तो मैं यही कह रहा था कि हम जब भी इतिहास देखते हैं पटना विश्वविद्यालय का, तो छात्र संघ ने पूरे राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ी भूमिका अदा की है। तो इसीलिए मैं हमेशा इस बात को लेकर के आगे बढ़ता हूं और हमारा संगठन भी इस बात को लेकर के सदैव प्रयासरत और आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ता रहा है कि नियमित रूप से और बिल्कुल अनुशासनात्मक रूप से छात्र संघ के चुनाव हो। और लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें आई थी, तो उसके बाद बहुत हद तक ऐसे लोगों का चुनाव लड़ना बैन हो चुका है जो समस्याएं पहले आ जा रही थी। तो मेरे ख्याल से अब लगातार छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, नियमित रूप से आने चाहिए, ताकि नए चेहरों को मौका मिलता रहे और राजनीति में कभी भी स्टैग्नेंट नहीं हो, राजनीति कभी रुके नहीं, बल्कि जो प्रवाह है वो लगातार प्रवाह बना रहे। ताबिश अभी हम लोगों से थोड़ी देर के लिए शायद उनका नेटवर्क छूट गया है। अनुपम, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। आप पत्रकार हैं, बहुत करीब से आपने देखा है आंदोलनों को, पार्टीज को आप देखते रहे हैं, आप इतिहास के भी विद्यार्थी हैं। इतिहास हमें बताता है कि छात्र राजनीति की दशा और दिशा एक रेखीय नहीं रही है और वह कहीं ना कहीं भटकाव का भी शिकार हुई है। चाहे वह गुजरात का छात्र आंदोलन हो या बिहार का छात्र आंदोलन हो, मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, या फिर अभी की बातें आप कर लें। आपसे इसी सवाल को लेकर बात करेंगे, लेकिन इस बीच शायद ताबिश जुड़ रहे हैं, उनको हम बीच में ले लेंगे। आपसे एक पूरी टिप्पणी चाहेंगे एक पत्रकार के तौर पर कि आपका क्या मानना है? देखिए, छात्र में पीछे अगर नहीं भी जाए, अभी अगर वर्तमान में एक सवाल भी है, आपसे एक सवाल भी है, उन नाम के व्यक्ति ने किया है कि अनुपम से मेरा फिर से सवाल है, वो फिर कार सेवकों पर गोली चलाने की बात कर रहे हैं। उस गोलीकांड पर मौजूदा सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? 84 के दंगा पीड़ितों का मुद्दा बीजेपी भुनाती है, लेकिन गोलीकांड के पीड़ितों और आरोपियों का क्या? आपने प्रश्न सुन लिया? हाँ, वो पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसा देख के कोई रिकॉर्ड बोल रहा है कि हाँ, जो भी उस समय के जो भी अपराधी थे या जिन्होंने वो जब सरकार ही गोली चलवाई थी, जब सरकार और नहीं प्रशासन को बोला था गोली चलवाने, तो इसमें सजा किसको वो चाहते हैं? अखिलेश मुलायम सिंह यादव को सजा चाहते हैं, तो वो तो अपने कर्मों की सजा तो वैसे भी भुगत ही रहे हैं, तो इसमें क्या वो और लालू यादव दोनों ही लगभग भुगत रहे हैं। ये आपने उनकी बात का जवाब दे दिया। मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे मामले पर अपनी राय दें, छात्र राजनीति को लेकर और एक तरह से छात्र की आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, छात्र देखिए, मेरी तो आ रही है ना आवाज? हाँ, छात्र राजनीति को लेकर ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं सबको कि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, तो मैं खुद एक ऐसे कॉलेज से पढ़ा हूँ जहां पर बीआईटी मेसरा रांची, जो कि भले 50-60 साल पुराना कॉलेज है, लेकिन वहां कोई छात्र संघ नहीं था। तो मुझे कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि हाँ छात्र संघ। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बोला मैं, वहां मुझे कहीं भी कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई कि छात्र संघ नहीं है तो अभी कोई बाहर से आएगा और मुझे मार डालेगा।
या मेरे अस्तित्व पर कहीं भी कोई संकट नहीं पैदा हुआ। या मैं देखता हूँ कि मैंने उस समय कैंपस एम्बेसडर के रूप में मैं 4-5 IITs में गया या जहाँ भी गया, तो उस समय भी मैंने देखा कि हर जगह, मैं खड़गपुर गया, IIT खड़गपुर, वहां भी कहीं कोई छात्र संघ नहीं था, लेकिन मैंने कहीं भी छात्रों को कुछ राजनीति पे बात करते भी नहीं सुना, और कहीं मैंने नहीं देखा कि उन लोगों के अस्तित्व पे कुछ संकट आ रहा है। तो छात्र संघ अच्छी चीज है, होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन पार्टियों के जो छात्र संघ है, कि समाजवादी पार्टी का छात्र संघ है, ये भाजपा का छात्र संघ है, या किसी का है, वो बंद होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि आप एक बात देखिए, मैं अभी बोल दूंगा कि अखिलेश यादव मंगल ग्रह को धरती के बगल में लाकर रख सकते हैं और मुझे कोई नहीं काट पाएगा। बोलने को मैं अभी बोल दूं कि हाँ, समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबको रोजगार दिया था, योगी ने सबसे छीन लिया, तभी रोजगार का संकट खड़ा हुआ, और मुझे कोई नहीं काट पाएगा। मैं इस चीज को डिफेंड कर दूंगा, बहुत इजीली डिफेंड कर दूंगा। लेकिन लोगों को पता है कि ये रियलिस्टिक चीजें नहीं है। जैसे कोई पार्टी की तरफ से अगर कोई छात्र संघ बोलते हुए कहता है कि पहले वो छात्र की बात करते हैं, फिर वो महिलाओं पे आ जाते हैं, फिर वो बेरोजगारी पे आ जाते हैं, फिर वो कुछ चीज और भी चीजों पे आ जाते हैं, फिर वो आ जाएंगे मिट्टी लाल है पीली क्यों नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि वो अपनी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए एक भर्ती प्रोग्राम चला रहे हैं, उन दलों में अपनी एक खास परिवार को, ये जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो ये भर्ती प्रोग्राम चला रहा है। वो ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ, छात्रों की बात कहीं भी नहीं हो रही है। आप ये बताइए, JNU में जो होता है वो क्या होता है? कहीं छात्रों की बात होती है? कभी आपने सुना कि JNU में कुछ वामपंथी दलों ने आंदोलन किया हो, या उनके छात्र संघ ने आंदोलन किया हो कुछ खास समस्या को लेकर, जिसे पढ़ाई लिखाई का कोई वास्ता हो? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। या पिछले 5 साल में आप मुझे ऐसा बता दीजिए, जो भी लोग निकले हो छात्र संघों से नेता बनके, उन्होंने कोई बहुत बड़ा योगदान दिया हो। कन्हैया कुमार 5 साल से घूम रहा है, उमर खालिद 5 साल से घूम रहा है, सेहला राशिद अपने अब्बा से लड़ रही है। ये 4-5 जो बड़े बड़े छात्र नेता निकल के आए हैं, उन लोगों ने क्या दिया है इस देश को, क्या योगदान दिया है? अगर आप किस कसौटी पर तौलेंगे? कहने को तो आप कह देंगे हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आकाश की, हम पाताल की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देश को क्या दिया है आपके नेताओं ने, ये ज्यादा मायने रखता है। और इसे तौलने का आपके पास कोई मापदंड नहीं है, आपके पास सिर्फ यही है। मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि ताबिश का नेटवर्क बार बार जुड़ रहा है, टूट रहा है। ताबिश, सवाल वही है, छात्र संघ होने चाहिए या नहीं? ताबिश का संपर्क फिर से टूट गया है लगता है। आप अपनी बात जारी रखें अनुपम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा, हाँ बिल्कुल आ रही। हाँ, नहीं तो मैं वही कह रहा था, ये छात्र संघ होने चाहिए, बिल्कुल ही होने चाहिए, लेकिन किसी खास राजनीतिक दल से एफिलिएटेड छात्र संघ नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां आते, जैसे अभी अंकित जी ने ही कहा, उन्होंने कहा कि मैं न्योता देता हूं, आप आइए और सरकार गिरा दीजिए। अभी जो सरकार चल रही है, तमाम आरोप लगाकर कहा गिरा दीजिए। अगर सरकार गिरानी ही थी तो फिर वो चुनी क्यों गई? उन्हें जनता ने चुना है। अब किसी छात्र पार्टी के छात्र संघ को वो सरकार अच्छी नहीं लगती है, तो आप 5 साल बाद गिराएंगे ना उसे, या उसके खिलाफ। लेकिन हाँ, अगर आप उस खास सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, यानी उस एक सरकार में 80-85 कैबिनेट मंत्री, जितने भी यूपी में जितने भी विधायक और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अधिकारी शामिल होते हैं, तो आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो यानी एक भी आदमी उसमें आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी आप छात्र हितों की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की, और जो पार्टी के नेता आपके ऊपर के बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही बात आप यहाँ आके दोहराए। किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वही बात आप हर जगह जाकर दोहरा रहे हैं। जो 4-5 घिसी पिटी लाइनें हैं, वो तो कहने को कोई भी गरीबी हटाओ, ये कम करो, ये सब कोई भी कह सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरा यही मानना है, छात्र संघ होने चाहिए, लेकिन पार्टी का, किसी राजनीतिक दल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे घाटा हुआ है। बिहार में हमने देखा है, छात्र नेता ही पिछले 90 से लेके अब तक अगर देखा जाए तो 10 और 20-30 सालों से छात्र नेता ही CM है। तो क्या किया है छात्र नेताओं ने CM बनकर? और फिर आगे कहेंगे कि इन्हें हटाकर छात्रों को लाओ, तो किन्हें हटाकर? छात्र नेता से CM बन। अनुपम, एक आखिरी बार मैं ताबिश से फिर से वही सवाल कहूंगा। अंकित, अब हम लोग इसको समेट रहे हैं, उस पर बात करेंगे। पहले एक बार ताबिश बहुत अनुपम जी की कुछ बात का सवाल का जवाब देना। 1 मिनट नहीं, अभी
पहले ताबिश आप बताएं, छात्र संघ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि ताबिश और अनुपम दोनों की तरफ से दिक्कत है, और अनुपम शायद अभी जुड़े हैं, लेकिन ताबिश के यहाँ से बहुत सारी दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है। काफी समय हुआ, और ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छी और गहन परिचर्चा की नींव हम लोगों ने आज रखी, और जितना समय था वह काफी नहीं रहा। हालांकि हम लोगों ने 1.5 घंटे बातचीत की है, यह भी बड़ी मजे की बात है। बावजूद इसके कई लोगों की शिकायतें रह गई हैं कि बहुत कम समय दिया गया। खासतौर से अंकित और राजा रवि, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कई सारे दर्शकों श्रोताओं ने आप दोनों को कहा है कि आप दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं, पार्टी लाइन पर बोलते हैं, अपने एजेंडे पर बोलते हैं, और इसके लिए आप दोनों को उन्होंने भविष्य में एक कुशल राजनेता होने की भी शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी हैं। अनुपम, आपके लिए भी काफी बधाइयां और शुभकामनाएं आई हैं, ताबिश के लिए भी। अनुपम, आपने जिस तरह से कंक्लूड किया, मेरी हमेशा से मंशा यही थी, और मुझे लगता है कि अब वितस्ता वेंचर्स को शायद एक मॉडरेटर निकट भविष्य में मिल जाएगा, अगर आप इस बात के लिए राजी होंगे तो, क्योंकि मैं बहुत अधिक मॉडरेशन करना नहीं चाहता हूं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों श्रोताओं को एक बार फिर से इनका परिचय करा दूं। अंकित सिंह बाबू लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राजा रवि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय के संयुक्त सचिव रह चुके हैं, और ये इनकी एक खासियत है कि बहुत ओजपूर्ण कविता करते हैं, और इसके लिए मेरे पास खास फरमाइश आई है, तो अंत हम इनकी कविता से करेंगे। इसके अलावा अनुपम कुमार सिंह पेशे से इंजीनियर हैं, ऑफ इंडिया में सीनियर सब एडिटर हैं, लिखते हैं, घुमक्कड़ हैं, पढ़ाकू हैं, और बड़ी बात है कि इतनी कम अवस्था में ज्ञान के लिए इनकी जो चेतना है, इनकी जो ललक है और जो संचेतना है, वह प्रभावित करने वाली है। अंकित सिंह जी को आप सबने सुना ही, वह कितना अच्छा बोलते हैं, अपने मुद्दों पर डटे रहते हैं और विरोधियों की परवाह नहीं करते हैं। हम इसका अंत करेंगे, लेकिन जैसा कि अनुरोध आया है, राजा रवि से कहेंगे कि आप 5 लाइनें अपनी कविता की, किसी कविता की, अगर हमारे दर्शकों श्रोताओं को सुना दें, तो उसके साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। राजा रवि जी बिल्कुल, एक कविता लिखी थी मैंने राष्ट्रवाद पर, और उसकी आखिरी कुछ 6 पंक्तियां हैं, मैं वो प्रस्तुत करना चाहूंगा। कि जो हमारे आराध्य देव होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें महज सिर्फ पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उनसे इस बात का आशीष मांगना है कि आपके भीतर जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां हमें भी प्रभावित हो, और हम फिर एक बार पुनः एक अच्छे भविष्य, एक अच्छे पृथ्वी की कल्पना को साकार कर सके। तो मैं लिखता हूं कि आदिशक्ति और रणचंडी का पौरुष भी अब बोलेगा, आदिशक्ति और रणचंडी का पौरुष भी अब बोलेगा, शिव तांडव के भय में अब भूगोल ये सारा डोलेगा। है गंगा की सौगंध हमें, सौगंध विराट हिमालय की, माटी की सौगंध हमें, सौगंध है अपने आलय की, प्रताप शिवाजी चंद्रगुप्त का, प्रताप शिवाजी चंद्रगुप्त का वंश आज दोहराएंगे, चढ़ राष्ट्र द्रोह की छाती पर हम राष्ट्रवाद फहराएंगे, हम राष्ट्रवाद फहराएंगे। धन्यवाद। वाह, बहुत धन्यवाद।